MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऐसे इंटरप्राइज आपको देखने को मिल जाएंगे जो स्मॉल स्केल पर अपना बिजनेस कर रहे होते हैं और जिनका इन्वेस्टमेंट या फिर जो टर्नओवर होता है उस बिजनेस से वो बहुत कम होता है। जैसे कि लेदर बनाने वाले आप बिजनेस को देखेंगे तो लेदर से चीज़ें जो बना रहे होते हैं चमड़े की, या फिर अलमीरा बनाने वाले लोग, या फिर स्टील कॉक्स बनाने वाले लोग, या फिर जो सेंट बनाते हैं, कानपुर साइड चले जाइए तो वहाँ पे आपको बहुत सारे से लोग मिल जाएंगे जो कि सेंट बनाते हैं, परफ्यूम बनाते हैं, प्लेसमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ब्यूटी पार्लर, सिलाई कढ़ाई बुनाई, ये सारे जो कोकोनट से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने वाले जो इंटरप्राइज या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ये क्या कहते हैं, स्मॉल स्केल पर जो है अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि इनका इन्वेस्टमेंट, इनका टर्नओवर क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इनको जो है इन सभी ऑर्गेनाइजेशन को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। किसके बेसिस पे कि इनका इन्वेस्टमेंट कितना है, इनका टर्नओवर कितना है, इसके बेसिस पे इन सभी जो छोटे लघु और मध्यम उद्योग हैं इनको जो है तीन कैटेगरी में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में डिवाइड कर दिया गया। क्लियर। तो MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे माइक्रो इंटरप्राइज कौन होगा, ये माइक्रो इंटरप्राइज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़ रुपीज। यानी कि ऐसे सभी इंटरप्राइज जो चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो या फिर सर्विस प्रोवाइड करते हो, अगर उनका जो इन्वेस्टमेंट है अपने प्लांट, मशीनरी या फिर इक्विपमेंट में 1 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है और जो उनका टर्नओवर आ रहा है वो 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो फिर वो माइक्रो इंटरप्राइज कहलाएंगे। क्लियर। यानी कि सूक्ष्म उद्यम या फिर सूक्ष्म उद्योग कहलाएंगे, सूक्ष्म व्यवसाय कहलाएंगे। वहीं पे स्मॉल इंटरप्राइज कौन होंगे, वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ रुपीज। यानी कि ऐसे इंटरप्राइजेज, ऐसे उद्योग, ऐसे व्यवसाय जो जिनका जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट में वो 10 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है और जो टर्नओवर आ रहा है उस व्यवसाय से वो 50 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है, तो वो स्मॉल इंटरप्राइज कहलाएंगे। यानी कि 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल, और 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में अगर टर्नओवर है तो स्मॉल हो जाएगा। ठीक है। वहीं पे तीसरा है मीडियम इंटरप्राइज। मीडियम इंटरप्राइज क्या हो जाएगा कि ऐसे इंटरप्राइजेज, ऐसे व्यवसाय या फिर ऐसे उद्यम जिनका इन्वेस्टमेंट प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट में 50 करोड़ रुपए तक का है, 50 करोड़ रुपए तक का है, और जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है, यानी कि 50 से लेके 250 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर है, तो वो मीडियम इंटरप्राइज कहलाएंगे। क्लियर। तो माइक्रो इंटरप्राइज कौन हो गए, जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए तक का है और जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ रुपए तक का है, तो माइक्रो इंटरप्राइज। स्मॉल इंटरप्राइज ऐसे इंटरप्राइजेज जिनका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है और टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है। वहीं पे मीडियम इंटरप्राइज ऐसे इंटरप्राइज जिनका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है और जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में है, तो वो मीडियम इंटरप्राइज कहलाएंगे। तो ये हो गया MSME। क्लियर। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, तो जिनका जो छोटे लेवल पे जो है व्यवसाय करते हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट या फिर टर्नओवर क्या होता है वो 2.5 करोड़ से कम होता है, तो उनको हम MSME कैटेगरी में रखते हैं। तो इंडिया में जो MSME के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन है तो 1.24 करोड़ MSME जो है दिसंबर 2022 तक रजिस्टर्ड हैं, विच जॉइंटली एम्प्लॉय 9.12 करोड़ पीपल। यानी कि जो 1.24 करोड़ MSME हैं इनमें 9.12 करोड़ पीपल जो है हमारे इंडिया के वो एम्प्लॉयड हैं, और ओवर 23% ऑफ दीज आर वुमेन एम्प्लॉयड, इनमें से 23% जो है वो वुमेन एम्प्लॉयज़ हैं। तो सोचिए कि MSME सेक्टर कितना जो है जॉब जो है क्रिएट करता है। तो अलग अलग जो है सेक्टर, जैसा कि हमने एग्जांपल के तौर पे देखा तो लेदर गुड्स इंडस्ट्री रिलेटेड बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अलमीरा, नेचुरल फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री, प्लेसमेंट सर्विसेज, ब्यूटी पार्लर सर्विसेज, खादी मटेरियल एंड प्रोडक्ट, क्रेस्ट सर्विसेज, हैंडीक्राफ्ट, स्पिनिंग एंड वीविंग, क्वायर इंडस्ट्री, इसके अलावा एक्सरे मशीन जो आप देखते होंगे, मैन्युफैक्चर फर्नीचर और वुड प्रोडक्ट से जो चीज़ें रिलेटेड बनाते हैं, टेलरिंग हो गए, पोल्ट्री फार्मिंग हो गई, बाइसिकल पार्ट्स बना रहे हैं, फोटो लैब हो गए, स्टेशनरी आइटम हो गए, कॉल सेंटर्स हो गए, ये सब क्या है, ये MSME सेक्टर में आते हैं जिनका टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ से कम का होता है। क्लियर। तो रोल या फीचर की बात कर लें MSME की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जैसा कि अभी आपने पीछे देखा कि 1.24 करोड़ MSMEs जो है वो 9.12 करोड़ पीपल को एम्प्लॉयमेंट देते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, फिर रोल हो गया MSME का। प्रोडक्शन जो है यहाँ पर हो रहा है कि भाई अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग फील्ड में जो है ये लोग अपना काम कर रहे हैं और वहाँ पे प्रोडक्शन जो है बहुत सारा हो रहा है। इसकी वजह से GDP इंक्रीज करती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं जब हमारे
यहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे, वरना हमें क्या करना पड़ता है, हमें दूसरों से इंपोर्ट करवाना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत सारे एमएसएमईज हैं जो कि प्रोडक्शन कर रहे हैं, जीडीपी इंक्रीज हो रही है और इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन है, यानी कि हम एक्सपोर्ट में भी जो है कंट्रीब्यूशन हो रहा है। इनोवेशन और डेवलपमेंट, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आप देखेंगे कि रूरल एरिया से कई सारी चीज़ें इनोवेट होकर आती हैं, जिसको फिर ट्रेडमार्क लेकर, पैटेंट लेकर जो है लोग अपने नाम से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इनोवेशन और डेवलपमेंट में जो है इनका बहुत बड़ा रोल होता है। यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज ऑप्टिमली, यानी कि जो लोकल रिसोर्सेज होते हैं खासकर ये लोग बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे उद्योग हैं बड़े लेवल पर तो करते नहीं है, अपने लोकल एरिया का ही जो रिसोर्सेज होता है उसको यूटिलाइज करके जो है बिजनेस रन करते हैं। तो लोकल रिसोर्सेज का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है। डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी, यानी कि ये क्या है कि भाई सभी लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, बिजनेस करेंगे, एंटरप्राइज ओपन करेंगे, बिजनेस रन करेंगे, तो एंटरप्रेन्योरियल कैपेसिटी जो है उनके अंदर आती है, यानी कि रिस्क लेकर बिजनेस करने की कैपेसिटी डेवलप होती है। फीडर टू लार्ज इंडस्ट्रीज, यानी कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए जो है सपोर्टिंग का काम करती हैं। जैसे कि पैकेजिंग करने वाली कोई इंटरप्राइज है तो पैकेजिंग, बहुत लोग बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन पैकेजिंग के लिए इन एमएसएमईज को दे देते हैं। तो पैकेजिंग, डिलीवरिंग, ट्रांसपोर्टेशन का एक्टिविटीज जो परफॉर्म करते हैं एमएसएमई सेक्टर में, ये क्या है, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। तो ये एक तरीके से फीडर है। ठीक है, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स जो है बनाते हैं जिसका यूज बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज करती हैं, तो फीडर है, यानी कि लार्ज इंडस्ट्रीज के लिए भरपाई करती हैं। रिड्यूसिंग रीजनल इम्बैलेंस, और इसकी वजह से, एमएसएमईज की वजह से ही जो अलग अलग स्टेट में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता है, चाहे वो जीडीपी को लेकर हो, प्रोडक्शन को लेकर हो, एम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, तो ये जो है क्या करता है, उसको जो है रिड्यूस करता है, कम करता है। यानी कि सब जगह अगर लोग स्मॉल स्केल पर बिजनेस स्टार्ट कर रहे होंगे, रन कर रहे होंगे, तो सभी स्टेट में क्या होगा, सभी रीजन में क्या होगा कि अपॉर्चुनिटी होंगी, एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे मिलेगा, जीडीपी बढ़ेगी, प्रोडक्शन होगा, तो कहीं ना कहीं जो इम्बैलेंस है वो रिड्यूस होगा। क्लियर। तो ये जो एमएसएमई है, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए, इनके लिए पॉलिसी बनाने के लिए, इनको डेवलप करने के लिए, इनको जो है प्रमोट करने के लिए एमएसएमईडी एक्ट 2006 लाया गया। एमएसएमईडी एक्ट यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट, एमएसएमईडी, यानी कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज को डेवलप करने के लिए जो है एक्ट बनाया गया 2006 में, उसको हम एमएसएमईडी एक्ट कहते हैं। सीक्स टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ दीज इंटरप्राइजेज, यानी कि ये जो एक्ट था, एक इसका मेन मोटिव क्या था कि जो एमएसएमई सेक्टर्स है, यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, इनको जो है डेवलप किया जाए, इनको जो है प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, एनहांस करने के लिए फंड्स प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि इनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े और ये इंटरप्राइजेज जो है अच्छे से रन कर सकें और जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें। तो इसके लिए डिफरेंट स्कीम्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से इस एमएसएमईडी एक्ट के तहत जो है लाया गया। एक अलग से मिनिस्ट्री भी है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो डिफरेंट स्कीम्स जो है उसके द्वारा लॉन्च की गई हैं। डिफरेंट स्कीम्स हैव बीन लॉन्च टू ग्रो एमएसएमई सेक्टर। बहुत सारे स्कीम्स जो हैं लॉन्च किए गए हैं एमएसएमई सेक्टर को, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर को ग्रो करने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए। तो जिसमें से कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वरना बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो एक है इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम, यानी कि यहाँ पर जो स्मॉल लेवल के इंटरप्राइजेज हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पर जो है कॉपरेट करने के लिए, ज्वाइंट मर्जर या एक्विजिशन करने के लिए जो है यहाँ पे कॉपरेशन दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू 95% ऑफ एयर फेयर एंड स्पेस रेंट फॉर एंटरप्रेन्योर, यानी कि अगर आप एमएसएमई सेक्टर से आते हैं और आपको जो है विदेश में जाना है, फॉरेन में जाना है, ट्रेड फेयर अटेंड करना है, एग्जीबिशन, इंटरनेशनल एग्जीबिशन अटेंड करना है, बायर सेलर मीट में जाना है फॉरेन कंट्रीज में, तो उसमें जो भी आपका एयर फेयर का खर्चा आता है उसका 95% तक जो है आप फाइनेंशियल असिस्टेंट गवर्नमेंट से ले सकते हैं। तो ये जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम है, यानी कि अगर आप सपोज कि आप जो है लखनऊ के किसी छोटे एरिया से आप अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहे हैं और आपको किसी इंटरनेशनल जो है फॉरेन कंट्री में जाके कोई एग्जीबिशन अटेंड करना है, तो उसमें जो भी खर्चा आने वाला है उसके लिए जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ से ले सकते हैं इस स्कीम के तहत। वहीं पे नेक्स्ट स्कीम है असिस्टेंस टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, यानी कि बहुत सारे ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है लॉन्च करती है। तो उनको सपोर्ट करने के लिए क्या है, ये असिस्टेंस टू ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है ये स्कीम लॉन्च की गई। इसी तरीके से मार्केटिंग असिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू 95% ऑफ एयर फेयर एंड स्पेस रेंट फॉर एंटरप्रेन्योर असिस्टेंट टू प्रोवाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड टाइप ऑफ द इंटरप्राइज, यानी कि इंटरप्राइज का क्या साइज है, क्या जो है टाइप है इंटरप्राइज का, उसके बेसिस पे मार्केटिंग के लिए जो है 95% तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है यहाँ पर दिया जाता है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज, सीजीटी एमएसएमई, ये जो है अगला स्कीम है। तो यहाँ पर एमएसई है, यानी कि माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइज के लिए, मीडियम इंटरप्राइज के लिए ये स्कीम नहीं है। तो क्रेडिट गारंटीड फंड ट्रस्ट है। तो द कॉर्पस ऑफ सीजीटी एमएससी इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड बाय जीओआई एंड सिडबी, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जो है इस कॉर्पस
कॉर्पस को मेंटेन किया जाता है और यहाँ पर कोलेट्रल फ्री लोन जो है अप टू 50 लाख रुपीस जो है इंडिविजुअल एमएससी को दिया जाता है। यानी कि जो इंडिविजुअल माइक्रो या फिर स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको बिना किसी कोलेट्रल के जो है 50 लाख रुपए तक का लोन आसानी से इस स्कीम के तहत मिल जाता है, जो कि जीवाई और सिडबी द्वारा चलाया जा रहा है। वहीं पे दूसरा है क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी CLCS फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, यानी कि जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं अगर वो अपने यहाँ पर टेक्नोलॉजी को जो है अपग्रेड करना चाहते हैं तो वहाँ पर जो है उनको इस स्कीम के तहत 15% जो है वहाँ पर कैपिटल या फिर आप जो है फाइनेंशियल सब्सिडी जो है मिल सकती है। लेकिन ये स्कीम क्या है, MSE के लिए यानी कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के लिए ही ये स्कीम है। तो एम्स एट फैसिलिटिंग टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बाय प्रोवाइडिंग 15% अपफ्रंट कैपिटल सब्सिडी टू MSC, यहाँ पे माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज के लिए है जो स्कीम है। इसी तरीके से बहुत सारे सर्टिफिकेशन जो है लेना होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को अपने प्रोडक्ट के लिए, जैसे ISO 9000 या फिर ISO 14001। तो इसके सर्टिफिकेशन को लेने में जो खर्चा आता है वो भी जो है गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत जो है रिम्बर्स कर देती है। तो रिम्बर्समेंट ऑफ चार्जेस फॉर एक्वायरिंग ISO 9000 ISO 14001 HACCP सर्टिफिकेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 75% ऑफ द एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹75,000 इन ईच केस। यानी कि अगर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो जो है ISO 9000 का सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करती हैं या फिर ISO 14001 के लिए सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करती हैं तो उसको सर्टिफिकेशन को लेने में जो भी उनका खर्चा आता है उसका 75% या फिर 75,000 जो भी मिनिमम होगा वो उसको रिम्बर्स कर दिया जाएगा। इसी तरीके से है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि 1955 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसको जो है मैनेजिंग डायरेक्टर और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उसको मैनेज करते हैं। तो ये बनाया गया था टू प्रमोट एड एंड फॉस्टर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज इन द कंट्री जनरली ऑन कॉमर्शियल बेसिस। तो ये जो है किसके लिए बनाया गया था, जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज को प्रमोट करने के लिए, उनको उनकी ग्रोथ को इंप्रूव करने के लिए। प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ सपोर्ट सर्विसेज टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज कैटरिंग टू देयर डिफरेंट रिक्वायरमेंट इन द एरियाज ऑफ रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, प्रोडक्ट मार्केटिंग, क्रेडिट रेटिंग, एक्विजिशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है वो हेल्प करती है डिफरेंट माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को, कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड उनको प्रोक्योर करने में प्रॉब्लम आ रही है या मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, क्रेडिट रेटिंग में इससे इशूज़ हैं या टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना है, तो उन सब चीज़ से रिलेटेड चीज़ों में जो है ये नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड हेल्प करती है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को। तो ओवरऑल माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस क्या हो गई, ऐसी इंटरप्राइजेस, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से कम है उनको जो है MSME की कैटेगरी में रखा जाता है। माइक्रो वो हो जाती हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है और इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है। स्मॉल वो हो जाती हैं जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है और इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम है। और मीडियम वो हो जाती हैं जो जिनका टर्नओवर 250 करोड़ से रुपए से कम है और जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ से कम है। तो MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइज को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम डिफरेंट स्कीम्स जो है लॉन्च करती रहती हैं, जहां पर उनको जो है सपोर्ट किया जाता है फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करके, फाइनेंस प्रोवाइड करके, और साथ ही साथ जो है उनको टैक्स में छूट देकर जो है उनको वहां पर सपोर्ट किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है। तो सब्सिडी का मतलब होता है फाइनेंशियल बेनिफिट जो कि इंडिविजुअल या बिजनेस या फिर इंडस्ट्रीज को दिया जाता है, जिससे कि वो अपने यहाँ पर टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर सके, कोई बिजनेस जो है सेटअप कर सके। इसी तरीके से क्वायर उद्यमी योजना, जिसको पहले स्कीम फॉर रिजुवेनेशन, मॉडर्नाइजेशन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन ऑफ क्वायर इंडस्ट्री कहा जाता था। तो क्वायर उद्यमी योजना, यहां पर क्या होता है कि यहां पर अगर कोई प्रोजेक्ट है जिसकी कॉस्ट 10 लाख है प्लस वर्किंग कैपिटल जो है वो 25% से, प्रोजेक्ट कॉस्ट का जो 25% है उससे ज्यादा ना हो, तो उस केस में अगर वो जो है अपने यहाँ पर टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना चाहते हैं तो जो बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन होगा वो 5% होगा, बैंक से जो क्रेडिट मिलेगा उनको 55% का क्रेडिट मिल जाएगा, और वहीं पर जो गवर्नमेंट है वो 40% का सब्सिडी जो है वहां पर प्रोवाइड कर देगी। तो सोचिए यहाँ पर 60% से 5% से जो कंपनी है, जो माइक्रो स्मॉल के जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको लगाना होगा, 55% बैंक से लोन मिल जाएगा, 40% गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर देगी। तो ये इस तरीके से जो है यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। इसी तरीके से एक स्कीम है CETP, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। तो बहुत सारे माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज होते हैं जहां से बहुत वेस्टेज निकलता है, तो उस वेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, उस वेस्ट को मैनेज करने के लिए
अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, वो जो है कोई प्लांट सेटअप करना चाहता है, उस एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करना चाहता है, तो उस केस में जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा, उसका 25% स्टेट सब्सिडी प्रोवाइड कर देगी, सेंट्रल सब्सिडी 25% मिल जाएगा उस प्रोजेक्ट के कॉस्ट का। वहीं पर एंटरप्रेन्योर को 20% लगाना होगा जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसको 30% जो है वहां पर जो है लोन मिल जाएगा। तो सोचिए, अगर सपोज करिए कि 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है, यानी कि एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट सेटअप करना है, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो 100 करोड़ में से 25% स्टेट दे देगी, सेंट्रल जो है 25% दे देगी, एंटरप्रेन्योर को खाली 20% लगाना है, बाकी 30% लोन मिल जाएगा। तो ये जो है इस तरीके से सपोर्ट किया जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग स्कीम जो है, जहां पर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करती है, छूट प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करती है एंटरप्रेन्योर्स को। इसी तरीके से ग्रामीण भंडारण योजना है, ये क्या है? एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी फॉर कंस्ट्रक्शन रिनोवेशन ऑफ रूरल गोडाउन्स। तो रूरल एरिया में गोडाउन्स बनते हैं, जहां पर जो है सामान स्टोर करके रखा जाता है। तो ग्रामीण भंडारण योजना, तो रूरल एरिया में गोडाउन खोलने के लिए, गोडाउन सेटअप करने के लिए, उसको जो है रिनोवेट करने के लिए जो भी खर्चा आएगा, उसमें जो अगर फार्मर है तो उसको गवर्नमेंट 25% सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, और वहीं पर अगर कंपनीज हैं तो उनको 15% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो एज अ सब्सिडी प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के साइड से। तो ये स्कीम है। इसी तरीके से डेवलपमेंट ऑफ कॉमर्शियल हॉरिकल्चर, हॉरिकल्चर का मतलब होता है कि जो प्लांट एंड क्रॉप से रिलेटेड जो है वहां पर बिजनेस करते हैं, जैसे कि फ्रूट का कल्टीवेशन, वेजिटेबल, ऑर्नामेंट प्लांट का कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके का जो है बिजनेस कर रहे हैं और वहां पर 2 से 5 हेक्टेयर से ज्यादा के एरिया में जो है वो बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि वो कॉमर्शियल हॉरिकल्चर कर रहे हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है वहां पर 40% जो भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा, उसका 40% जो है वहां पर वो सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। कंडीशन ये है कि मैक्सिमम 30 लाख तक का वहां पर सब्सिडी दिया जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से जो है सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। इसी तरीके से ग्रांट्स जो है, डिफरेंट ग्रांट्स जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ग्रांट्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पर फाइनेंशियल अवार्ड होता है, जो कि गवर्नमेंट जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी पर्सन को किसी प्रोजेक्ट के लिए देती है। यानी यहाँ पर आप सपोज करिए कि आप जो है चाहते हैं कि जो आयुर्वेद से रिलेटेड मेडिसिन है उसका प्रमोशन करना चाहते हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिससे आयुर्वेदिक का प्रमोशन होगा, तो इस केस में क्या होगा? गवर्नमेंट से आप 100% ग्रांट्स लेंगे, यानी कि उस प्रमोशन में जो भी खर्चा आएगा वो पूरा का पूरा खर्चा जो है गवर्नमेंट उठाएगी। गवर्नमेंट आपको जो यहाँ पर पूरा पैसा दे देगी। तो उस केस में क्या करती है कि गवर्नमेंट पहले शुरुआत में कुछ परसेंट पैसा दे देगी, उसके बाद जब आप प्रोजेक्ट रन करोगे तो कुछ पैसा देगी, और जब पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तब कुछ पैसा वहां पर देती है। तो इसको कहते हैं ग्रांट्स। सब्सिडी में क्या होता है? आपको जो है उतना पैसा कम देना पड़ेगा। ग्रांट्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट पूरा पैसा आपको देती है, उस पैसे का यूज करके जो है आप वहां पर प्रोजेक्ट को रन करते हैं। क्लियर? तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंट है, और जो कि रिपेड करने, यानी कि यहाँ पर इसको वापस करने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे देखेंगे कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट आते हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में उस रिसर्च प्रोजेक्ट को लिया जाता है, तो गवर्नमेंट फंडेड स्कीम होता है, यानी कि गवर्नमेंट पैसा पूरा देगी, और पूरा पैसा गवर्नमेंट का रहेगा, और रिसर्च यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज के लोग करते हैं। तो ये ग्रांट्स होता है। तो इसी तरीके से स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइज को भी जो है गवर्नमेंट डिफरेंट ग्रांट्स जो है प्रोवाइड करती है डिफरेंट प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। जैसे फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग रोड सेफ्टी प्रोग्राम, तो रोड सेफ्टी प्रोग्राम के लिए जो डिफरेंट प्रोग्राम्स जो है रन किए जाते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, स्मॉल या फिर माइक्रो एंटरप्राइज द्वारा, उसमें जो भी खर्चा आएगा वो गवर्नमेंट पूरा खर्चा देगी। द टोटल अमाउंट ऑफ असिस्टेंट फॉर एनी प्रोजेक्ट शैल नॉट एक्सीड ₹5 लाख। 5 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट, और उस केस में 5 लाख पूरा का पूरा गवर्नमेंट देगी। लेकिन कैसे देगी? 50% जो है वो एडवांस देगी, 50% एडवांस देगी। वहीं पर जो नेक्स्ट 25% है वो जब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ जो है वो कंपनी प्रोवाइड कर देगी गवर्नमेंट को फोटोग्राफ के साथ, तो 25% आएगा, और बाकी जो है फाइनल एक्शन जब रिपोर्ट सबमिट किया जाता है तब जो है वो 25% जो है बैलेंस जो बचेगा वो आता है। तो इस तरीके से जो है वहां पर ग्रांट्स जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। तो रोड सेफ्टी प्रोग्राम जो है करना था, उसके लिए गवर्नमेंट ने 5 लाख का ग्रांट दे दिया। तो 5 लाख में 50% पहले दे दिया, पूरा प्रोग्राम रन हुआ, उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ सबमिट किया कंपनी ने, 25% पैसा और आ जाएगा। उसके बाद जब फाइनल रिपोर्ट जो है तैयार होकर वहां पर कंसर्न ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी होगी उसको सबमिट कर दिया जाएगा, तो 25% जो बाकी बचा वो भी पैसा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को मिल जाता है। तो इसी तरीके से मल्टीपल सब्सिडी और ग्रांट्स जो है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एसएमईज को प्रोवाइड किए जाते हैं, एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये एक लिंक यहाँ पर आपको दे दिया जा रहा है, ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस पे क्लिक करके जो है आप पूरे पीडीएफ ओपन हो जाएगा msme.gov.in की वेबसाइट से। वो उसमें जो है आपको मल्टीपल स्कीम्स के बारे में वहां पर इंफॉर्मेशन दी गई है, तो वहां पर आप इन डिटेल सभी स्कीम्स को पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे स्कीम्स वहां पर रन किए जाते हैं।
इसी तरीके से फिस्कल एंड टैक्स कंसेशन भी जो है प्रोवाइड किया जाता है, जैसे टैक्स हॉलिडे। तो अगर कोई स्टार्टअप है, शुरुआत के 3 साल में उसको 100% टैक्स एग्जम्पशन मिल जाता है। शुरुआत के 3 साल तक उसको जो भी प्रॉफिट होगा उस पर उसको टैक्स नहीं देना है अगर कोई स्टार्टअप है। हाउएवर द कंपनीज टोटल टर्नओवर मस्ट नॉट एक्सीड 25 करोड़ इन अ फाइनेंशियल, यानी कि एक साल में 25 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर अगर उसका नहीं है तो उस केस में उसको शुरुआत के 3 साल में कोई भी टैक्स नहीं देना है। इसको कहते हैं टैक्स एग्जम्पशन। तो इस तरीके का भी जो है बेनिफिट या फिर सपोर्ट जो है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है, तो इसको कहते हैं टैक्स हॉलिडे। क्लियर, जिससे कि कोई टैक्स ना पे करना पड़े, तो ज्यादा लोड जो है वो स्टार्टअप पे नहीं आएगा और वो और ज्यादा डेवलप कर सकती है। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो है कंपनीज को जो है वहां पर या फिर इंडिविजुअल को जो है वहां पर टैक्स से पे करना पड़ता है। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो यानी कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया था, 1 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया था, तो उस पर जो भी गेन आएगा उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहेंगे। तो उस पर जो है 12.5% के रेट से जो वहां पर टैक्स लगता है। तो ऐसे केस में जो स्टार्टअप्स हैं उनको जो है गवर्नमेंट जो है एग्जम्प्ट कर देती है कि आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो भी हुआ होगा उसमें जो है आपको छूट दे दी जाएगी, सब्सिडी दी जाएगी। वहां पर जो है 20% तक का एग्जम्पशन जो है आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे मिल सकता है। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस एन एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर अ न्यू सेक्शन 54EE। Clear. This section states that all eligible startup can claim exemption from long-term capital gain tax if he gain are invested in a fund specified by the central government within 6 months from the transfer date। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने स्टार्टअप है, उसने जो है कोई इन्वेस्टमेंट किया था, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उस अमाउंट को जैसे ही ट्रांसफर होता है उसके 6 महीने के अंदर ही गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी फंड्स बताए गए हैं उसमें अगर वो इन्वेस्ट कर देती है तो उस केस में जो है वहां पर स्टार्टअप को एग्जम्पशन मिल जाएगा, वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकती है, उसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा जो गेन हुआ है। तो ये जो है बेनिफिट होता है। द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू 50 लाख एंड शुड बी केप्ट इन्वेस्टेड इन द फंड फॉर 3 ईयर। तो यहाँ पर कंडीशन ये भी है कि मैक्सिमम 50 लाख तक का ही जो है अमाउंट इन्वेस्ट किया जा सकता है और वो भी 3 साल तक कम से कम वहां पर इन्वेस्ट करके रखना होगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो इस पे भी जो है यहाँ पर टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। तो इस तरीके से जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम के जरिए एंटरप्रेन्योर को, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे काम कर रही हैं। डीआईसी हो गया, एसएसआई हो गया, एनआईईएसबीयूडी हो गया या एनईडीबी हो गया या फिर आप कह लीजिए ईडीआई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। तो ये सब अपना जो है काम कर रही हैं एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा जो है गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव लेती है जिसके थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करती है, यानी कि बहुत सारी स्कीम्स जो है वो लॉन्च करती हैं। तो उसमें से कुछ स्कीम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत सारी स्कीमें हैं, सभी का नाम यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो कुछ 5-6 हमने डिस्कस यहाँ पे किए। तो सबसे पहले है समृद्ध स्कीम। तो समृद्ध का मतलब हो गया स्टार्टअप एसिलेटर ऑफ MEITY, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो ये समृद्ध स्कीम है जो कि अश्विनी वैष्णव जो कि न्यूली अपॉइंटेड मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया 25 अगस्त 2021 को। इसका फुल फॉर्म क्या था? स्टार्टअप एसिलेटर ऑफ MEITY फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। तो यहाँ पे जो है इसका मेन मोटिव था कि फंड्स प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड फंडिंग सपोर्ट टू स्टार्टअप अलॉन्ग विथ हेल्पिंग देम ब्रिंग स्किल सेट टुगेदर विच विल हेल्प देम ग्रो सक्सेसफुल। तो इस स्कीम का मोटिव क्या है कि यहाँ पे स्टार्टअप्स को फंडिंग प्रोवाइड की जाती है और स्किल सेट भी प्रोवाइड किया जाता है, उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है जिससे कि वो सक्सेसफुल अपना स्टार्टअप को लॉन्च कर सकें। तो यहाँ पे मेन फोकस किस पे था? इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स रिलेटेड या आईटी से रिलेटेड जो है स्टार्टअप्स को यहाँ पे मेन फोकस यहाँ पे दिया गया था। दूसरा स्कीम है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। यहाँ पे क्या होता है कि सीड फंड का मतलब कि जब बिजनेस स्टार्ट हो रहे होते हैं या फिर आपके पास आइडिया है उसको इंप्लीमेंट करना है तो वहाँ पे जो पैसा लगता है वो स्टार्टअप को सीड फंड कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये 16 जनवरी 2021 को इस स्कीम लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा। इन्होंने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड जो है लॉन्च किया था 1000 करोड़ रुपीज़ के साथ, यानी इस स्कीम में 1000 रुपीज़ करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जा सकता था। तो मेन मोटिव क्या था कि टू हेल्प स्टार्टअप एंड सपोर्ट आइडिया फ्रॉम एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर, यानी कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स के पास आइडिया है उसको सपोर्ट करने के लिए, स्टार्टअप्स को स्टार्ट करने के लिए जो भी सीड फंड की ज़रूरत पड़ती है वो यहाँ इस स्कीम से उनको मिलता। गवर्नमेंट इज टेकिंग इंपॉर्टेंट मेजर टू इंश्योर दैट स्टार्टअप इन इंडिया डू नॉट फेस एनी कैपिटल शॉर्टेज, यानी कि अगर आपके पास आइडिया है और आइडिया सही है तो आपको पैसे की वजह से रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जो है बिजनेस कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत आपको पैसा मिल जाता। तो ये भी क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने का एक स्कीम था। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, ये सभी को पता होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च किया था 16 जनवरी 2016 में इस स्कीम को
स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव टू इंक्रीज द वेल्थ एंड एम्प्लॉयबिलिटी बाय गिविंग विंग्स टू एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। यहाँ पे मेन फोकस क्या था कि वेल्थ और एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ावा देना था। इसमें क्या कहती है गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो है इसमें टैक्स बेनिफिट दे रही थी स्टार्टअप्स को अंडर दिस स्कीम, और इसकी वजह से जून 2021 तक नियरली 50,000 स्टार्टअप जो है वो रिकॉग्नाइज हुई हैं, यानी 50,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स जो है स्टार्ट हुई हैं जून 2021 तक because of this initiative. The Department of Industrial Policy and Promotion is maintaining this initiative and is treating it as a long term project। और इस इनिशिएटिव को लॉन्ग टर्म लिया जा सकता है, क्यों? क्योंकि इसके तहत जो है बहुत सारी स्टार्टअप्स स्टार्ट हो रही हैं। वहीं पे एक नई स्कीम है दैट इज़ एस्पायर। एस्पायर यानी कि ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यानी एस्पायर। ये क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है और इसको कौन प्रमोट कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी कि MSME। तो ये जो मेंशन्ड स्कीम है ये 2015 में लॉन्च किया गया था टू ऑफर प्रॉपर नॉलेज टू द एंटरप्रेन्योर टू स्टार्ट्स विद देयर बिजनेस एंड इमर्ज एज एम्प्लॉयर्स। यानी कि यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एक तरीके का ट्रेनिंग दिया जा रहा था यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को कि वो कैसे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे एक एम्प्लॉयर की तरह उभर सकते हैं। एम्स एट इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, रिड्यूसिंग पॉवर्टी एंड इंक्रीजिंग इनोवेशन इन रूरल इंडिया। तो इसका एम क्या था कि एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देना था, पॉवर्टी को रिड्यूस करना था, गरीबी को हटाना था और इनोवेशन को बढ़ावा देना था इंडिया में। However, the main idea is to promote the agro business industry। मेन क्या था आइडिया इसका कि एग्रो बिजनेस, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो बिजनेस थे उसको जो है इम्प्रूव करना था, लेकिन उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट को भी यहाँ पे बढ़ावा देना इसका एम हो गया था। फिर है एक किसी तरीके का स्कीम दैट इज क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज यानी कि CGTMSE। ये भी एक स्कीम लॉन्च किया गया था सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हैड बीन पुट टू इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2000 ऑनवर्ड्स, यानी कि 2000 से 1 जनवरी 2000 से ही ये स्कीम जो है चल रही है टू प्रोवाइड बिजनेस लोन्स टू माइक्रो लेवल बिजनेसेस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्टार्टअप विद जीरो कोलेट्रल। यानी कि यहाँ पे जो है जो बिजनेस लोन्स मिलती हैं वो बिना किसी कोलेट्रल को, जीरो कोलेट्रल पे जो है मिल जाती है, यानी कि आपको उसके बदले कोई भी सिक्योरिटी आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं थी। इट अलाउज बिजनेस टू अवेल लोन्स एट हाईली सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट विदाउट रिक्वायरिंग सिक्योरिटी, यानी कि बिना कुछ गिरवी रखे आप जो है सब्सिडाइज रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे जो है आपको लोन्स यहाँ पे इस स्कीम के तहत मिल जाता। बाई वर्किंग अलॉन्ग विद SIDBI यानी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट प्रोवाइड ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अप टू इंडियन रुपी 100 लाख under this scheme for boosting new enterprise as well as the rehabilitating the existing one primarily meant for manufacturing unit। यानी कि इस स्कीम के तहत आपको 100 लाख रुपए तक जो है अपने इंटरप्राइज को बूस्ट करने के लिए, फिर अपने जो अगर आपका इंटरप्राइज चल रहा है उसको रिहेबिलिट करना है तो उसके लिए आप जो है यहाँ पे लोन ले सकते थे बिना किसी सिक्योरिटी के, वो भी सब्सिडाइज्ड रेट पे। ठीक है, और मेन मोटिव यहाँ पे क्या था? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंप्रूव करने का था। दिस लोन कैन बी अवेल्ड इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन। तो इस लोन जो है आप वर्किंग कैपिटल के टर्म में या फिर टर्म लोन के टर्म में आप इसको अवेल कर सकते थे। वहीं पे दूसरी स्कीम थी स्टैंड अप इंडिया स्कीम। सभी को पता है इस स्टैंड अप इंडिया स्कीम में मेन फोकस था SC ST और वुमेन एंटरप्रेन्योर को फाइनेंस करने का। ये जो स्टैंड अप इंडिया स्कीम था, ST कैटेगरी या SC कैटेगरी या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं वो आगे आगे बढ़ना चाहते थे, उनको जो है फाइनेंस पैसा प्रोवाइड करने का यहाँ पे मेन स्कीम था। अकॉर्डिंग टू द स्कीम बैंक लोन बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़ कैन बी बोरोड बाई एटलीस्ट 1 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब बोरोवर एंड एटलीस्ट 1 वुमेन पर बैंक ब्रांड टू सेट अप अ ग्रीन फील्ड इंटरप्राइज। यानी कि एक ग्रीन फील्ड इंटरप्राइज सेटअप करने के लिए किसी भी एक बैंक से 1 करोड़ तक, 10 लाख से 1 करोड़ तक का जो है लोन बोरो किया जा सकता था किसी एक शेड्यूल कास्ट से, एक शेड्यूल ट्राइब या फिर किसी वुमेन एंटरप्रेन्योर से। द ग्रीनफील्ड इंटरप्राइज में बी बेस्ड आउट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सर्विस और द ट्रेडिंग सेक्टर। तो ग्रीनफील्ड या तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से होना चाहिए या फिर ट्रेडिंग सेक्टर से रिलेटेड होना चाहिए था। इन केस ऑफ नॉन इंडिविजुअल इंटरप्राइज इट इज मैंडेटरी दैट एन SC ST और ए वुमेन एंटरप्रेन्योर होल्ड एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर होल्डिंग एंड कंट्रोलिंग स्टेक्स। यानी कि अगर वो नॉन इंडिविजुअल था, यानी कि जैसे या तो मैं सपोज करें कि मैं SC कैटेगरी का हूँ, मैं जाके 10 लाख से 1 करोड़ का रुपए किसी बैंक से ले सकता था लोन और ग्रीनफील्ड इंटरप्राइज सेटअप करने के लिए। वहीं पर अगर मैं इंडिविजुअल नहीं हूँ, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, तो मेरे पास 51% शेयर होने चाहिए और मैं SC हूँ, ST हूँ या फिर वुमेन हूँ, तो फिर मैं जो है जाके वहाँ से 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन ले सकता था ग्रीनफील्ड इंटरप्राइज सेटअप करने के लिए। इनके अलावा भी बहुत सारे स्कीम है जो कि गवर्नमेंट द्वारा रन किए जा रहे हैं, जैसे न्यू जेन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर हो गया, सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम, मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, मेक इन इंडिया स्कीम, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड रिसर्च स्कीम है, डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में EOUs कहते हैं। सपोज कि कोई कंपनी है या फिर कोई फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी है XYZ करके, और ये जो भी प्रोडक्ट बनाती है या फिर जो भी
सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, ये सब के सब क्या करती हैं, वो एक्सपोर्ट करती हैं। क्या करती हैं? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ऑल इट्स प्रोड्यूस्ड यूनिट, जितने भी मेडिसिन ये जो बना रही हैं या फिर फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट ये प्रोड्यूस कर रही हैं, वो सब के सब क्या कर रही हैं? एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो इस टाइप के यूनिट्स को, इस टाइप के कंपनी को हम क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट कहेंगे। हालांकि इसके साथ साथ उनको जो है डिफरेंट टाइप के रजिस्ट्रेशन, लेटर ऑफ परमिशन जो है वो डेवलपमेंट कमिश्नर से लेना पड़ता है। लेकिन क्रक्स यहाँ पर क्या है कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी जो कि पूरा का पूरा अपना प्रोडक्शन है या फिर जो भी सर्विसेज दे रही है वो सबके सब एक्सपोर्ट कर रही है, तो उसको हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट कहते हैं। तो इसको डिफाइन किया गया है कहाँ पर? एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में। कैसे डिफाइन किया गया है कि दोज यूनिट्स अंडरटेकिंग टू एक्सपोर्ट देयर इंटायर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि अगर वो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है तो पूरा का पूरा जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो पूरा का पूरा वो जो है एक्सपोर्ट कर रही हैं। तो ऐसे अंडरटेकिंग को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहेंगे? एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट कहेंगे। एक्सेप्ट परमिसिबल सेल्स इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि डोमेस्टिक एरिया में जो है वहाँ पर जो भी सेल्स परमिसिबल हैं उनको छोड़कर, यानी कि अगर गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि ठीक है आप जो है इंडिया में भी सेल कर सकते हो, यानी कि कोई कंपनी है वो जो है पूरा का पूरा एक्सपोर्ट कर रही है, लेकिन साथ ही साथ इंडिया में भी उसको जो है अलाउ किया गया है कि हाँ आप इंडिया में भी सेल कर सकते हो, तो उसको भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेन फोकस किस पे होता है कि वो पूरा का पूरा इंटायर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रही होती है। अगर गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है तो वो इंडिया में भी सेल करेंगे, नहीं तो बाहर ही पूरा एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये लोग जो है किसमें इंगेज होंगे, यानी कि सभी ऑर्गेनाइजेशन को, सभी कंपनीज को जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का दर्जा नहीं मिलता है। यानी कि यहाँ पर कौन से ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट कहा जाएगा? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, चाहे वो रिपेयर कर रहे हो, रीमेकिंग कर रहे हो, रिकंडीशनिंग कर रहे हो, री इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, या फिर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें डेवलप कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, एग्रो प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, एक्वाकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, बायोटेक्नोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, हॉरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर, पोल्ट्री या फिर सेरिकल्चर, इन सबसे रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का दर्जा पा सकती हैं। उसके लिए जो है उनको डीजीएफटी में अप्लाई करना पड़ता है। क्लियर? अगर ये सारे ऑर्गेनाइजेशन यानी इस सब इंडस्ट्री में, इस सब सेक्टर में काम कर रहे हैं और पूरा का पूरा प्रोडक्शन जो हो रहा है वो सबका सब क्या कर रहे हैं? एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट बन सकते हैं। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वहां पर जो है कुछ ना कुछ वहां पर बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आप जो है आईटीसी का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। वहाँ पर इंपोर्ट में जो भी ड्यूटी लगता है वो जो है आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैं। क्लियर? तो ये जो है कुछ बेनिफिट्स है। इसी तरीके से जीरो डायरेक्ट सप्लाई है तो वहाँ पर आपको जो है कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का बेनिफिट होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो ट्रेडिंग यूनिट्स होते हैं वो ईओयू में कवर्ड नहीं होते हैं। यानी कि ट्रेडिंग मतलब क्या हो गया कि ऐसे लोग जो कि किसी और ने कोई सामान बनाया उससे उनको उससे खरीदा और जो है एक्सपोर्ट कर दिया, तो ऐसे यूनिट्स को जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट नहीं कहा जाता है। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट वो ऑर्गेनाइजेशन, वो यूनिट्स जो कि कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं, सर्विस जो है प्रोवाइड कर रही हैं और उसको एक्सपोर्ट कर रही हैं। क्लियर? गुड्स प्रोड्यूस करके उसको एक्सपोर्ट कर रही हैं, सर्विस जो है वो एक्सपोर्ट कर रही हैं, तो वो ईओयू का दर्जा पाएंगी। क्लियर? अब बात कर लें कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, या फिर आप इसको जो है सेंटेंस को फ्रेम करके इसी को जो है आप इसका बेनिफिट भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहला चीज, टू प्रमोट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए ईओयूज डेवलप किए जाते हैं। टू इनहेंस फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, फॉरेन अर्निंग को इंक्रीज करने के लिए जो है ईओयू सेटअप किए जा रहे हैं। टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन, यानी कि ऐसा यूनिट जो कि प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट करे, उसमें इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रमोट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट डेवलप किए जाते हैं। एंड टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए भी ईओयू सेटअप किए जाते हैं। क्लियर? तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हो गए ईओयूज के। अब बात कर ले कि ईओयूज जो है वो कैसे, क्या प्रोसीजर क्या है, अप्रूवल प्रोसेस क्या है ईओयू को सेटअप करने के लिए। क्लियर? तो सबसे पहले चीज, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि ANF6A होता है। इसकी 3 कॉपी जो है आपको डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन को देना पड़ता है। तो देखिए हर एरिया में, इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जो है SEZ सेटअप है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप है। जैसे कि कांडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन है गुजरात में, इसी तरीके से महाराष्ट्र में है, इसी तरीके से NSEZ ने नोएडा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उत्तर प्रदेश में, MEPZ है, कोचीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, फाल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, विशाखापट्टनम स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। तो अलग अलग स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहाँ के जो डेवलपमेंट कमिश्नर होते हैं उनको जो है ANF6A का 3 कॉपी जो है वहाँ पर सबमिट करना पड़ता है। उसके साथ साथ जो है वहाँ पर
5,000 डिमांड ड्राफ्ट जो है 5,000 रुपए का, वो जो है एज एप्लीकेशन फी वहां पर उनको देना होता है। उसके साथ साथ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डीड, या फिर कोई एग्जिस्टिंग या प्रपोज्ड कैपिटल स्ट्रक्चर है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वहां पर आपको देने होंगे, यानी कि जो भी ईओयू का सर्टिफिकेट पाना चाहता है या परमिशन पाना चाहता है। उसके बाद वहां पर एक कमेटी होती है यूएसी, यानी कि यूनिट अप्रूवल कमेटी, तो वो जो है विद इन 15 डेज में आपका एप्लीकेशन, यानी कि जिसने भी ईओयू के लिए अप्लाई किया है उसका एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है, वो वहां पर एप्लीकेशन से रिलेटेड वहां पर जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि अप्रूव हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। अगर अप्रूव हुआ होगा तो वहां पर लेटर ऑफ परमिशन जो है वो इशू कर दिया जाएगा डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरफ से। क्लियर? तो यहां पर क्या हो गया कि आपने जो है एक 6A यानी कि ANF 6A का जो है 3 फॉर्म और 5,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आपने दिया, ये रिवाइज होता रहता है, तो इसलिए जो है आपको लेटेस्ट वेबसाइट पे जाकर चेक करना होगा कि करंटली क्या जो है वहाँ पर एप्लीकेशन फी है। उसके साथ साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने पड़ेंगे, किसको? डेवलपमेंट कमिश्नर ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो भी आपके एरिया से रिलेटेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा, वहाँ का जो भी डेवलपमेंट कमिश्नर होगा उसको जो है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, और विद इन 15 डेज एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा या फिर रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो है अगर अप्रूव हो गया तो आपको एक LOP यानी कि लेटर ऑफ परमिशन जो है वहाँ पर मिल जाता है, जो कि 5 ईयर्स तक के लिए वैलिड होता है। द वैलिडिटी ऑफ LOP इज फॉर अ 5 ईयर्स। क्लियर? तो 5 साल के लिए जो है ये LOP वैलिड होता है, उसके बाद फिर से जो है आपको रिन्यू करवाना वहां पर पड़ेगा। क्लियर? तो ये बात हो गई एप्लीकेशन प्रोसेस की कि ईओयू का LOP जो है लेटर ऑफ परमिशन कैसे आप पा सकते हैं। तो इसके जो है डिफरेंट बेनिफिट्स हमने बात कर लिए, जैसे कि प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स आइदर थ्रू इंपोर्ट और थ्रू डोमेस्टिक सोर्सेज इज ड्यूटी फ्री, यानी कि यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं तो उनको जो है ड्यूटी फ्री, बिना कोई ड्यूटी दिए वो जो है रॉ मटेरियल या फिर कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर डोमेस्टिकली जो है उसको परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसी चीज पे इन्होंने टैक्स दिया है, जीएसटी दिया है, यानी कि कोई ऐसा आइटम जिसको इन्होंने परचेज किया और उसका जो है फर्दर प्रोडक्शन में बिजनेस में यूज किया है और उस पर जो है इन्होंने जीएसटी दिया है, तो उसके लिए जो है वो आईटीसी का क्लेम कर सकते हैं। ईओयू आर एलिजिबल फॉर क्लेमिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? तो ये जो है यहाँ पर बेनिफिट मिलता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है तो वो क्या है कि एक स्पेसिफिक एरिया जो है डिसाइड कर दिया जाता है, उसी एरिया में जो है वहां पर उनको अपना ऑफिस खोलना पड़ता है। लेकिन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट क्या है, ये ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी जो है अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर इनका जो है लोकेशन जो है वो यहाँ पर बाउंडेशन नहीं होता लोकेशन का कि आपको इसी पर्टिकुलर एरिया में खोलना है। लेकिन जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं वो क्या है, पूरा एक एरिया डेवलप किया जाता है और उसी एरिया में जो है बिजनेस सेटअप करना होता है। क्लियर? यहाँ पर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज ओनली प्रोजेक्ट्स हैविंग अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 करोड़ इन प्लांट एंड मशीनरी शैल बी कंसीडर्ड फॉर एस्टेब्लिशमेंट एज ईओयू, यानी कि वही एस्टेब्लिशमेंट जिनमें प्लांट और मशीनरी में 1 करोड़ का जो है कम से कम इन्वेस्टमेंट हुआ है, उन्हीं प्रोजेक्ट को जो है ईओयू का दर्जा दिया जाएगा। क्लियर? लेकिन ये जो लिमिट है ये कुछ चीजों पे अप्लाई नहीं है, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एक्वाकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, ब्रास हार्डवेयर एंड हैंडमेड ज्वेलरी सेक्टर, इन सेक्टर में ये जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ का, ये जो है वहां पर मैंडेटरी नहीं है। क्लियर? इसके अलावा जो भी होंगी सेक्टर्स उनमें जो है वहां पर कम से कम 1 करोड़ का जो है वहां पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए प्लांट एंड मशीनरी में। क्लियर? वहीं पर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, और बेनिफिट है क्या कि अगर कोई कंपनी डीटीए से है, यानी कि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो जो है अपना प्रोडक्ट वो जो है ईओयू को सेल करती है, तो ऐसे में उसको डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने अपना प्रोडक्ट किसको दिया है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को सेल किया है, और जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है वो अपना प्रोडक्ट कहां सेल करेगी, एक्सपोर्ट करेगी, इसलिए जो है उसको डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है। क्लियर? तो जो भी सप्लाईज होंगी डीटीए से ईओयू को, उसको डीम्ड एक्सपोर्ट कंसीडर किया जाएगा और उसके जो भी बेनिफिट्स है वो वहां पर एप्लीकेबल होंगे। ईओयू इज लाइक एनी अदर सप्लायर अंडर जीएसटी एंड ऑल द प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी लॉ विल अप्लाई। तो यहां पर ध्यान रखना है कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट पर सभी जीएसटी लॉ जो है वहां पर एप्लीकेबल होगा। हाउएवर द बेनिफिट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन ऑन इंपोर्ट्स विल कंटिन्यू। यहां पर जो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट है वो जो है वहां पर बेनिफिट यहां पर मिलेगा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को, लेकिन जीएसटी यहां पर अप्लाई होगी। हालांकि आईटीसी जो है ये क्लेम कर सकते हैं। विथ अप्रूवल ऑफ डीसी एंड ईओयू में
ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम, यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट की स्कीम से बाहर आना चाहता है, तो उस केस में जो है वो उसको फिर से डीसी को जो है यहाँ पर एप्लीकेशन देना होगा, अप्रूवल मिलेगा तो वो जो है इस स्कीम से बाहर आ सकते हैं। सच एग्जिट शैल बी सब्जेक्टेड टू पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटीज एंड ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कंपनसेशन सेल्स इफ एनी, यानी कि अगर कोई भी उनके ऊपर ड्यूटी है, कोई भी एप्लीकेबल फी है या सेल टैक्स का है, जीएसटी हो गया, सीजीएसटी हो गया, तो वो सारी पेमेंट करने के बाद ही जो है वो एग्जिट कर सकते हैं इस स्कीम से। क्लियर? तो स्कीम में आ सकते हैं, स्कीम से बाहर भी जा सकते हैं। जो भी एप्लीकेबल फीस होगी वो उनको वहां पर पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो लोकेशंस की बात कर लें तो लोकेशन हमने पहले ही बता दिया कि एसईजेड में क्या होता है कि स्पेसिफिक लोकेशन होता है, लेकिन ईओयू के केस में क्या होता है, ईओयू कैन बी सेट एनीवेयर इन द कंट्री but where the population is more than 1 million such as Bangalore, it should be set at least 25 किलोमीटर away from the standard urban area limit, यानी कि आप ईओयू को किसी भी पूरे कंट्री में कहीं पर भी सेटअप कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई रेजिडेंशियल एरिया है या फिर जहां पर ऐसा एरिया जहां पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, जो रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वहां से कम 25 किलोमीटर दूर आपको जो है अपना इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो या जो ईओयू है वो सेटअप करना पड़ेगा, या फिर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहां पर जाके आप अपना ईओयू सेटअप कर सकते हैं। क्लियर? तो ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी सेटअप कर सकते हैं, लेकिन अगर रेजिडेंशियल एरिया है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो इस केस में आपको दूर जो है वहां पर 25 किलोमीटर कम से कम दूर जो है आपको अपना एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट सेटअप करना होता है। उसके अलावा जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट से रिलेटेड जो लीगल प्रोविजंस है वो सब के सब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के चैप्टर 6 में डिस्कस किए गए हैं, और कोई भी अमेंडमेंट होता है इस प्रोविजन में तो वो जो है डीजीएफटी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है वो नोटिफाई करती है पब्लिक नोटिस सर्कुलर के द्वारा। तो डीजीएफटी की वेबसाइट को भी कंटिन्यूस बेसिस पे चेक करते रहना चाहिए किसी भी अपडेट के लिए। क्लियर? तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट क्या हो गए, वो यूनिट्स, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी जो कि प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती हैं और पूरा का पूरा जो है वो एंटायर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर देती हैं, या फिर अगर वो सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं तो पूरा का पूरा सर्विस किसको प्रोवाइड कर रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं, कहाँ पर, बाहर। क्लियर? तो ये जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग। गवर्नमेंट जो है एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स और जो डिफरेंट सेलर्स हैं, जो छोटे एमएसएमईज हैं, उनको प्रमोट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म जो है वो डेवलप करती रहती है। तो उन्हीं प्लेटफॉर्म में से एक प्लेटफॉर्म है जेम, यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो जिस तरीके से हम लोग जो है फ्लिपकार्ट हो गया या फिर जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं, अमेजोन हो गया, इन सब का यूज़ करके जो है हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, यानी कि हमें कुछ खरीदना होता है तो हम फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे जाते हैं, जो मार्केट प्लेस है, ई मार्केट प्लेस है, उन पे जाते हैं और वहां पर जो है हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, हमारे घर डिलीवर हो जाता है। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट ने जो है जेम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस डेवलप किया है, जहां पर जो एमएसएमईज हैं, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप्स हैं, वो अपना प्रोडक्ट जो भी वो सर्विस या फिर गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनको डायरेक्टली गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट को जब भी कोई जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए होता है तो वो जो है एडवर्टीजमेंट निकालते हैं, फिर जो बड़े बड़े वहां पर जो प्लेयर्स थे वही लोग जो है अपना वहां पे कैप्चर कर लेते थे वो पूरी डील को। तो ऐसे केस में जो छोटे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं या फिर एंटरप्रेन्योर है, नए स्टार्टअप्स हैं, उनको जो है मौका नहीं मिलता था। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए और सभी को इक्वल चांस प्रोवाइड करने के लिए ये जेम पोर्टल जो है यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो द जेम पोर्टल इज द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस इज अ 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंड नॉन प्रॉफिट कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने जो है ये जेम पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है डेवलप किया, और ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंड नॉन प्रॉफिट कंपनी है। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 8 में जो कंपनी होती है नॉन प्रॉफिट कंपनी होती हैं। तो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल जो है ये नॉन प्रॉफिट कंपनी है, जहां पर जो गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ पर एज अ वेंडर जो है रजिस्टर्ड होती हैं, और जो एमएसएमईज हैं, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स हैं, वो अपने आप को यहाँ पर रजिस्टर करते हैं, अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर रजिस्टर करते हैं। फिर जब गवर्नमेंट को कभी कोई प्रोडक्ट चाहिए होता है, जैसे फर्नीचर हो गया, फिर कोई भी सर्विस रिक्वायरमेंट होती है, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वहां पर जो है वो अपना नोटिफिकेशन डालती हैं। फिर जो भी सप्लायर्स हैं, जो भी सेलर हैं, वो जो है उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपना वहां पर बिडिंग करते हैं, वहां पर अपने प्राइसेस को कोट करते हैं कि वो कितने प्राइस में कितना अमाउंट जो है वहां पर प्रोवाइड कर पाएंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को। तो ये पूरा प्रोसेस होता है जेम पोर्टल पर। क्लियर? जैसे कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे है तो वहां पर जो है डिफरेंट प्रोडक्ट वहां पर लिस्टेड होते हैं, क्या प्राइसिंग है, कब तक जो है डिलीवर हो जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन रहता है। आपको जो प्रोडक्ट
प्रोडक्ट चाहिए होता है, जिस प्राइस में चाहिए होता है वो जाके आप परचेज कर लेते हो। तो सिमिलरली वहाँ पर भी है जेम पोर्टल में भी कि जितने भी सेलर्स हैं वो अपना प्रोडक्ट वहाँ पर लिस्ट कर देते हैं, कितने प्राइस में, कितना अमाउंट में दे पाएंगे, वो सारा कुछ वहाँ पर जो है लिस्ट होता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जब चाहिए होता है तो उनके अकॉर्डिंग जो भी सही होता है वो जाके वहाँ पे उसको परचेज कर लेते हैं, उस सेलर से कांटेक्ट कर लेते हैं, या फिर वो जो है वहाँ पर बिडिंग करने का मौका देते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने बता दिया किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जो है फर्नीचर चाहिए, 100 चेयर्स चाहिए, तो गवर्नमेंट जो है वहाँ पर नोटिफिकेशन डाल दे कि उसको 100 चेयर्स चाहिए। तो अब जो जो कंपनीज हैं, जो जो एंटरप्रेन्योर या फिर स्टार्टअप्स हैं वो फर्नीचर प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो जो है वहाँ पर बिडिंग करेंगे। जो सबसे कम प्राइस में अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा होगा वो आसानी से वहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इट इज इंडियाज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट द्वारा जो है गुड्स और सर्विस को परचेज करने के लिए ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है, जहां पर जो बायर होगा वो कौन होगा, गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, पीएसयूज होंगे, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है, वो जो है यहाँ पर बायर होंगे। और सेलर कौन होगा, सेलर वो सभी एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप्स और जो डिफरेंट स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, उन सबके प्रोडक्ट होंगे, उनके गुड्स होंगे, उनके द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है वो सारी चीज वो लोग सेलर्स होंगे। क्लियर। और गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या होगी, बायर होगी। यहाँ पे आम पब्लिक बायर नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो उसको फुलफिल करने के लिए वो लोग जेम पोर्टल पर आते हैं और यहाँ पर जो है परचेजिंग करते हैं। इट प्रोवाइड ए पेपरलेस, कैशलेस एंड कॉन्टैक्टलेस वे फॉर गवर्नमेंट बायर्स टू परचेज प्रोडक्ट एंड सर्विस फ्रॉम द सेलर्स अक्रॉस इंडिया। तो ये क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे कोई भी पेपर वहां पर आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आप ऑनलाइन ही परचेज करते हो, ऑनलाइन सेलेक्ट करते हो और जो है वहां पर पेमेंट करते हो और जो है सीधा सीधा आपके पास यहाँ पर घर पे प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया था। तो यहाँ पे भी क्या है कि पेपरलेस, यहाँ पे भी कोई पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कैशलेस यानी कि आपको यहाँ पर नगद देने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन पेमेंट है, और कॉन्टैक्टलेस यानी कि पर्सनली आपको जो है गवर्नमेंट ऑफिस में जाके विजिट करने की जरूरत नहीं होती, ये कॉन्टैक्टलेस है। क्लियर। जहां पर गवर्नमेंट बायर जो है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करते हैं सेलर्स से अक्रॉस इंडिया, ऑल ओवर इंडिया, जितना हाँ जहां पे भी सेलर्स हैं वो जेम पोर्टल पे रजिस्टर करेंगे और गवर्नमेंट को अगर रिक्वायरमेंट है तो वो जो है वहां पर सेलर से परचेज कर सकता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसी एरिया में आप होने चाहिए फिर किसी और एरिया में होने चाहिए, ऑल ओवर इंडिया में सेलर्स कहीं पे भी हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अगर रिक्वायरमेंट पड़ेगी और आपका प्रोडक्ट सही लगेगा तो जेम पोर्टल के जरिए वो आपका प्रोडक्ट परचेज कर लेंगे। क्लियर। ये जेम पोर्टल है gem.gov.in, इस पोर्टल पे आएंगे तो आप यहाँ पर देखिए आसानी से जो डिफरेंट प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, अलग अलग कैटेगराइज यहाँ पर कर दिया गया है, तो आप यहाँ पे पूरा मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लोर दी मार्केट। तो ये क्या है, ई मार्केट प्लेस है जहां पर जो डिफरेंट सेलर्स हैं ऑल ओवर इंडिया से वो अपना प्रोडक्ट यहाँ पर जो है लिस्ट करते हैं और फिर जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को या फिर पीएसयूज को जो है कोई भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती तो इस पोर्टल पर आते हैं और यहाँ पर जो है डिफरेंट सेलर्स से वो जो है प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो यहाँ पर पूरी डिटेल दी जाती है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट के आएंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखिए आईटी से रिलेटेड प्रोडक्ट अवेलेबल, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर, प्रिंटर, टैबलेट कंप्यूटर, स्टेशनरी आइटम के लिए जो है डिफरेंट आपको सेलर्स मिल जाएंगे, पाइप्स एंड फिटिंग, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, फर्नीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, टेक्सटाइल प्रोडक्ट, मेडिकल प्रोडक्ट। यानी कि जब भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को या फिर जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उनको ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होगी तो वो कहीं और से परचेजिंग नहीं करेंगे, वो इस पोर्टल पे आएंगे और यहाँ पर जो डिफरेंट सेलर्स इन सर्विसेज को, इन गुड्स को प्रोवाइड कर रहे होंगे उनसे परचेज करेंगे। तो यही जो है जेम पोर्टल का फायदा है कि एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बना दिया गया है जहां पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आएंगी और जो है यहाँ पर डिफरेंट सेलर्स जो रजिस्टर्ड होंगे उनसे जो है अपना प्रोडक्ट परचेज करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो स्मॉल सेलर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जो भी सेलर्स हैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को अपना प्रोडक्ट सेल कर सकती हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है जहां पर अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली गवर्नमेंट को सेल करेंगे और अच्छा जो है बिजनेस जो है यहाँ पर वो गेन कर सकती हैं। तो डायरेक्टली प्रॉफिट होगा किसको, सेलर्स को प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। तो ये जो इनिशिएटिव है ये 9 अगस्त 2016 को लॉन्च की गई थी विद द ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट एन ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट बायर। तो गवर्नमेंट बायर के लिए ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म जो है डेवलप करने के लिए ये 9 अगस्त 2016 को जेम पोर्टल को लॉन्च करने का जो है ये पूरा इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था। तो इसको किसने लॉन्च किया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने जो है इसको डेवलप किया था। द परचेज थ्रू जेम बाय गवर्नमेंट यूजर्स हैव बीन ऑथराइज्ड एंड मेड मैंडेटरी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बाय एडिंग अ न्यू रूल नंबर 149 इन द जनरल फाइनेंशियल रूल 2017। यानी कि जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 में रूल नंबर 149 को नया ऐड किया गया और जहां पे ये चीज बोला गया कि गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट हैं उनको मैंडेटरी है कि वो जेम पोर्टल से ही कोई भी खरीदारी करें, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर जो भी रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट होती है, जो भी सर्विस की रिक्वायरमेंट होती है, वो जेम पोर्टल के जरिए ही वो जो है परचेजिंग करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू रूल 149 ऑफ द जनरल फाइनेंशियल रूल 2017, द प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय मिनिस्ट्रीज, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज is now mandated to be done through the GEM portal. State government are also encouraged to purchase through GEM. तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो परचेज कर ही रही है, स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है वहां पर इंकरेज किया जाता है कि वो जेम पोर्टल के जरिए जो है वहां पर प्रोक्योरमेंट करें। क्लियर। पहले क्या होता था कि पहले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल, डीजीएसएनडी, ये था, ये जो है डिफरेंट जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको जो है वहां पर परचेजिंग का काम हैंडल करती थी, लेकिन अब जो है इसको जेम पोर्टल से रिप्लेस कर दिया गया है। तो अब गवर्नमेंट को कोई भी प्रोडक्ट परचेज होता है, कोई भी सर्विस रिक्वायरमेंट होती है, तो जेम पोर्टल पे जाती है, वहां पर जो भी सेलर्स अवेलेबल हैं उनसे कॉन्टैक्ट करती है, उनके जरिए जो है वो अपने गुड्स को परचेज करती है, फिर जो भी उनको सर्विसेज चाहिए होती है वो प्रोक्योर करती है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम क्रिएटेड इन अ रिकॉर्ड टाइम ऑफ 5 मंथ, ये जो है 5 मंथ में इस पोर्टल को डेवलप कर दिया गया था। फैसिलिटेट्स ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज गुड्स एंड सर्विस रिक्वायर्ड बाय वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड पीएसयूज। ये जो जेम पोर्टल है 5 मंथ के अंदर जो है डेवलप कर दिया गया था। इट प्रोवाइड द टूल्स ऑफ ई बिडिंग, reverse e-auction and demand aggregation to facilitate the government user achieve the best value for their money। यानी कि गवर्नमेंट जो भी पैसा खर्च कर रही है उसके बदले उनको अच्छा वैल्यू मिले, उसके लिए इस पोर्टल के जरिए ई बिडिंग, रिवर्स ई ऑक्शन और डिमांड एग्रीगेशन की फैसिलिटी मिलती है। ई बिडिंग का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग। पहले क्या होता था कि वहां पर गवर्नमेंट बताते थे कि उनको ये चाहिए होता, फिर अलग अलग जो है वो ऑफलाइन मोड में जाते थे, वहां पर बैठते थे, वहां बोली लगती थी, तब होता था। अब क्या है? अब ई बिडिंग है, यानी कि जेम पोर्टल के जरिए ही जो डिफरेंट सेलर्स हैं वो यहाँ पर बिडिंग कर सकते हैं। तो ई बिडिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग इज अ प्रोसेस वेयर बिड्स आर सबमिटेड एंड ओपन ऑनलाइन। यहाँ पर बिड ऑनलाइन ही ओपन होगा और ऑनलाइन ही सबमिट होगा। इट इन्वॉल्व्स अ बायर इनिशिएटिंग अ सॉलिसिटेशन प्रोसेस एंड रिसीविंग रिस्पांस फ्रॉम द सप्लायर। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो बायर होता है वो इनिशिएट करेगा सॉलिसिटेशन, यानी कि वो बताएगा कि उसको कितना अमाउंट चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, किस प्राइस पे चाहिए, मिनिमम मतलब क्या है, वो पूरा अपना वहां पर बताता है। उसके बाद जो सेलर्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, वो अपनी बिडिंग वहां पर लगाते हैं। क्लियर। रिवर्स ई ऑक्शन का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? रिवर्स ई ऑक्शन इज ए टाइप ऑफ ऑक्शन वेयर द रोल ऑफ बायर एंड सेलर आर रिवर्स्ड। यानी कि यहाँ पर क्या होता है रिवर्स ई ऑक्शन में? बायर जो होता है वो जो है रिक्वेस्ट इशू करेगा किसी भी स्पेसिफिक गुड और सर्विस की, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो रिक्वेस्ट करेगी कि उसे जो है कोई पर्टिकुलर गुड या फिर सर्विस चाहिए, और सेलर्स जो हैं वो यहाँ पर बिडिंग करेंगे, वो यहाँ पर बोली लगाएंगे कि वो किस प्राइस में उस गुड्स को, उस सर्विस को प्रोवाइड करेंगे। तो सेलर जो है यहाँ पर बोली लगाते हैं, बायर जो है यहाँ पर क्या करते हैं? बायर जो है यहाँ पर बताते हैं कि उनको ये पर्टिकुलर गुड्स या फिर सर्विस जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। तो ई यहाँ पर क्या हो गया? रिवर्स ई ऑक्शन हो रहा है। क्लियर। इसी तरीके से डिमांड एग्रीगेशन क्या हो गया? इट इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग इंडिविजुअल डिमांड फ्रॉम मल्टीपल बायर्स इनटू सिंगल। यानी कि जो मल्टीपल बायर्स हैं उनको कंबाइन करके जो है यहाँ पर डिमांड को एग्रीगेट किया जा रहा है, यानी कि अलग अलग डिमांड को मिलाकर एक डिमांड, बड़ा सा डिमांड यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। तो डिमांड एग्रीगेशन भी जो है वो जेम पोर्टल के जरिए यहाँ पर होता है। क्लियर। ऑन 14 जनवरी 2019 अब जो है जेम पोर्टल के जरिए डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव भी लिए गए जिससे कि एंटरप्रेन्योर, जिससे स्टार्टअप्स को मोटिवेट किया जा सके। तो 14 जनवरी 2019 को यूनियन गवर्नमेंट लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव कॉल्ड वुमेनिया ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। यानी कि ये एक ऐसा स्कीम था जहां पर जो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं और जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको अपना हैंडीक्राफ्ट, अपना हैंडलूम, अपना एसेसरीज गवर्नमेंट को डायरेक्टली बेचने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए प्रोत्साहित किया गया, मोटिवेट किया गया। तो वुमेनिया ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये जो है यहाँ पर स्कीम लॉन्च किया गया, इनिशिएटिव किया गया, जिससे कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो अपना प्रोडक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को डायरेक्टली जो है जेम पोर्टल द्वारा बेच सके। इसी तरीके से जेम स्टार्टअप रन अवे, ये जो है लॉन्च किया गया टू फैसिलिटेट स्टार्टअप in selling innovative product and service to government users in अप्रैल 2019। तो अप्रैल 2019 में जेम स्टार्टअप रनवे वाला प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया, जहां पर जो स्टार्टअप कंपनीज हैं वो अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट को, सर्विसेज को डायरेक्टली जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को जेम पोर्टल के जरिए सेल कर सके। तो ओवरऑल कहना चाहें तो जेम पोर्टल क्या हो गया? जेम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यानी एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस है जहां पर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को जो भी गुड्स और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पर आके जेम पोर्टल पर आकर परचेज करती है। किससे परचेज करेगी? सेलर से, जो कि अक्रॉस इंडिया रहते हैं, और वो सेलर अपने आप को जेम पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं। सेलर और फिर गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट हैं वो जेम पोर्टल पे जाएंगी और सेलर्स की जो भी डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, जो भी गुड्स सर्विसेज हैं, वो उनको सेलेक्ट करके उनसे वो परचेज करती है। तो ये ई मार्केट प्लेस है, यानी कि कहीं ऑफलाइन मोड में नहीं जाना है आपको, जेम पोर्टल ऑनलाइन वेबसाइट है वहां पर जाना है, वहीं पर बाइंग सेलिंग यहाँ पर होती है। ई मार्केट प्लेस का मतलब यही हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस, यानी कि
ऑनलाइन है, ऑनलाइन ही बाइंग एंड सेलिंग होगी जैसे कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे आप सभी लोग करते हैं। तो बेनिफिट की बात करें कि जेम पोर्टल का बेनिफिट क्या है, तो जेम पोर्टल जो है डिफरेंट बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जैसे कि ए सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर बायर एंड सप्लायर। अब यहाँ पर क्या हो गया कि गवर्नमेंट बायर और सप्लायर के लिए सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म हो गया कि भैया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कुछ भी परचेज करना है, जेम पोर्टल पे जाएंगी। आप सप्लायर हो, आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भेजना चाहते हो तो जेम पोर्टल पे जाइए, वहां पे अपना लिस्ट करवाइए अपने प्रोडक्ट को। क्लियर। इसी तरीके से पॉलिसी रिफॉर्म फॉर द पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, यहाँ पर पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के लिए पॉलिसी जो है रिफॉर्म की गई है, नया प्रोसेस स्टार्ट हो गया है जेम पोर्टल। पहले दूसरा तरीका था जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा प्रोक्योरमेंट का, अब जो है ये नया जो है जेम पोर्टल के जरिए जो है प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है, यानी कि गुड्स और सर्विसेज को प्रोक्योर किया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, अब स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आसानी से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी जो है अपना प्रोडक्ट सेल कर सकती हैं और बिजनेस जो है आसानी से कर सकते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस, यहाँ पर क्या है जेम पोर्टल में, एक यहाँ पर आपको पहले से ही पता कि क्या क्या स्टेप्स होने हैं और स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस है, उसी प्रोसेस के जरिए यहाँ पर जो है बाइंग एंड सेलिंग की जाएगी, यानी कि यहाँ पर कोई भी चालाकी नहीं की जा सकती है। पूरा का पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है और ट्रांसपेरेंसी है, यानी कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी और ने जो है कम बोली लगाई थी, किसी और ने ज्यादा बोली लगाई थी, तो वहां पर जो है बायसनेस नहीं कर सकते हैं आप। जिसने मिनिमम लगाया होगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा होगा, उसी को जो है यहाँ पर मौका मिलेगा, यानी कि ट्रांसपेरेंसी की पूरी यहाँ पर रहेगी। कोई चालाकी से जो है यहाँ पर कोई भी प्रोक्योरमेंट नहीं करवा सकता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, और इसी को अगर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना तो आप ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं कि टू क्रिएट ए सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म फॉर बायर एंड सप्लायर, ठीक है, टू प्रोवाइड ए platform where small organization can do business easily, to standardize the process of procurement by government department। तो इस तरीके से जो है ऑब्जेक्टिव को भी आप फ्रेम कर सकते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट था जेम यानी कि गवर्नमेंट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस का। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट यानी कि ZED शॉर्ट फॉर्म में उसको कहते हैं। तो 68th इंडिपेंडेंस डे पर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने MSMEs ऑफ इंडिया यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस जो भी है इंडिया में, उनसे अर्ज किया कि वो ऐसा प्रोडक्ट बनाए, ऐसा गुड्स बनाए जो कि जीरो डिफेक्ट्स के साथ हो और इंश्योर करें कि जो गुड्स वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसका एनवायरमेंट पर जीरो इफेक्ट हो, जीरो इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। यानी उन्होंने दो चीज के लिए अर्ज किया MSME से कि पहली चीज कि जो भी गुड्स वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, जीरो डिफेक्ट, और दूसरी चीज जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका एनवायरमेंट पर कोई भी इंपैक्ट, नेगेटिव इफेक्ट ना हो, यानी कि जीरो इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। उन्होंने दो स्टेटमेंट दिया। क्या स्टेटमेंट दिया कि वी शुड मैन्युफैक्चर गुड्स इन सच अ वे दैट दे कैरी जीरो डिफेक्ट एंड दैट आवर एक्सपोर्टेड गुड्स आर नेवर रिटर्न टू अस। यानी कि देखिए अगर जीरो डिफेक्ट रहेगा तो हम MSMEs जो हैं जब भी कोई प्रोडक्ट बाहर किसी दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करेंगे तो वहां से वापस नहीं आएगा। क्लियर। अगर कोई भी डिफेक्ट रहेगा तो हमने एक्सपोर्ट तो कर दिया लेकिन वापस वहां पर डिफेक्ट हुआ तो वापस से इंडिया में वापस भेज दिया जाएगा, तो इससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारी इकोनॉमी पर। क्लियर। वहीं पर दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया उन्होंने कि वी शुड मैन्युफैक्चर गुड्स विद जीरो इफेक्ट that they should not have a negative impact on the environment। यानी कि हमें इस तरीके का गुड्स प्रोड्यूस करना है जिसका एनवायरमेंट पर जीरो इफेक्ट हो, जिससे कि कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट एनवायरमेंट पर ना पड़े। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट दिया गया जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट। तो यहां पर क्या हुआ कि इसके बाद जो MSME है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने वहां पर ZED सर्टिफिकेशन लॉन्च किया, लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज MSME सस्टेनेबल ZED सर्टिफिकेशन स्कीम, जिसके जरिए अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी MSMEs के बीच में कि जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट को लेकर, और उसके लिए क्या प्रैक्टिसेस है, कैसे जो है जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट को अचीव किया जा सकता है, और साथ ही साथ ZED सर्टिफिकेशन को अचीव करने के लिए मोटिवेट किया जाएगा MSMEs को कि वो ZED सर्टिफिकेशन में पार्टिसिपेट करें, और साथ ही साथ उनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। यानी कि ये नहीं कि ZED सर्टिफिकेशन के लिए जो भी खर्चा आएगा उसमें उनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा, उसमें उनको छूट भी दी जाएगी, यहां तक कि वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ZED सर्टिफिकेशन वहां पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये जो है स्कीम लॉन्च किया गया MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज द्वारा। तो ये क्या हो गया, इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोग्राम दैट एम्स टू इंप्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। यानी कि जो हमारी कंट्रीज में जो डिफरेंट माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए ये स्कीम जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम
लेकर आया गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट किया गया zed.msme.gov.in, जिसका लिंक है, इस पोर्टल को क्रिएट किया गया। यहाँ पर जाकर जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं वो जेड सर्टिफिकेशन के लिए पार्टिसिपेट कर सकती है, और साथ ही साथ इसके जरिए जो कस्टमर्स हैं वो जो है रिव्यू दे सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में जो अलग अलग माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो कंपनीज है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस उनको भी अपने रिव्यू के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में वहां पर पता चलेगा इस पोर्टल के जरिए, और इसी पोर्टल के जरिए जो है जेड सर्टिफिकेशन जो है उनको मिलेगा। तो मेन मोटिव जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट का क्या था कि इससे जो है इंडस्ट्री अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो किया जाएगा, जिससे कि जो लोगों के बीच में माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज है उनके बीच में जो है जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट के बारे में, प्रैक्टिसेस के बारे में उनको पता चले कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स कर रहे हैं वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें जीरो डिफेक्ट हो, और किस तरीके से प्रोडक्ट को बनाया जाए जिससे कि इन्वायरमेंट पे उसका कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, यानी कि जीरो इफेक्ट हो इन्वायरमेंट पे। तो इसके लिए इंडस्ट्री अवेयरनेस प्रोग्राम जो है इनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। रीजनल, स्टेट और नेशनल वर्कशॉप जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। जो भी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज होगी वो जो है रीजनल, स्टेट और नेशनल वर्कशॉप जो है कंडक्ट कराएगी, यानी कि एमएसएमई कराएगी। साथ ही साथ जो एमएसएमई के डीआई है, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, एमएसएमई के टेस्टिंग सेंटर है, टेक्नोलॉजी सेंटर्स है, डिजाइन इंक्यूबेशन सेंटर है, आईपीएफसी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर है, इन सबके जो ऑफिसर्स है उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट के प्रैक्टिसेस को लेकर, कि किस तरीके से जीरो डिफेक्ट के साथ प्रोडक्ट को बनाया जाए और किस तरीके से प्रोडक्ट को बनाया जाए कि एनवायरमेंट पे उसका जीरो इफेक्ट हो, यानी कि नेगेटिव जो इफेक्ट होता है एनवायरमेंट पे वो जीरो हो। क्लियर? तो इसके लिए जो है ये जेडईडी स्कीम लेकर आया गया। तो अब ये जो ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम के, तो इसको आप समराइज कर सकते हैं। पहला कि इनकरेज एंड इनेबल एमएसएमईज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टूल्स एंड टू कॉन्स्टेंटली अपग्रेड देयर प्रोसेस फॉर अचीवमेंट ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई क्वालिटी विद द लीस्ट इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट, यानी कि सेम चीज कि जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट। तो यहां पर कहने का मतलब क्या हो गया कि इस स्कीम का मेन मोटिव था कि एमएसएमई को मोटिवेट करना है, उनको इनकरेज करना है, उनको इनेबल करना है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस करे, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टूल्स हैं उसका यूज करके। क्लियर? अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टूल जो है इसके बारे में अवेयरनेस एमएसएमई जो है वो डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए, डिफरेंट सेमिनार वर्कशॉप के जरिए ही इनको एमएसएमई को बताएगी। क्लियर? और जब ये सब प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा, तो उससे क्या होगा, लीस्ट इफेक्ट पड़ेगा एनवायरमेंट पे या फिर जीरो इफेक्ट पड़ेगा एनवायरमेंट में। क्लियर? नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, डेवलप एन इकोसिस्टम फॉर जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग इन एमएसएमईज फॉर इनहेंसिंग कॉम्पिटिटिवनेस एंड इनेबलिंग एक्सपोर्ट, यानी कि अगर जो प्रोडक्ट है एमएसएमईज का वो जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट के साथ होंगी तो इससे क्या होगा कि उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, मार्केट में उनकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट उनका ज्यादा होगा। जीरो डिफेक्ट होगा, जीरो इफेक्ट होगा तो उनके प्रोडक्ट भी जो है बाहरी कंट्रीज में जो है वहां पे डिमांड होगी और एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा, तो जीडीपी भी कहीं ना कहीं ग्रो करेगी। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज प्रमोट एडॉप्शन ऑफ क्वालिटी एंड रिकॉग्नाइजिंग द एफर्ट ऑफ सक्सेसफुल एमएसएमईज। जेडईडी सर्टिफिकेशन के जरिए क्या होगा कि यहां पर जो है जो सक्सेसफुल एमएसएमईज है उनको रिकॉग्निशन भी मिलेगा यहां पर। क्लियर? तो यहां से और ये जो है जेडईडी सर्टिफिकेशन का फायदा है, और साथ ही साथ इंक्रीज पब्लिक अवेयरनेस ऑन डिमांडिंग जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट प्रोडक्ट थ्रू द जेडईडी रेटिंग एंड ग्रीवियंस रिडेशल पोर्टल। तो ये जो वेबसाइट बनी है, पोर्टल बनी है, उसके जरिए जो है यहां पर क्या होगा कि पब्लिक अवेयरनेस भी होगी जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट को लेकर, और साथ ही साथ जो पब्लिक है वो भी अपने यहां पर फीडबैक दे पाएगी, और जो भी उनके ग्रीवियंसेस होंगे उसका रिडेशल भी यहां से हो सकेगा, और साथ ही साथ जो एमएसएमईज है उनको जेडईडी की रेटिंग मिलेगी। क्लियर? जेडईडी सर्टिफिकेशन मिलेगा, यानी कि जेडईडी रेटिंग मिलेगी कि वो किस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि वो ब्रॉन्ज में है, सिल्वर में है, गोल्ड में है। तो ये कैटेगरी जो है अलग अलग लेवल है जो कि हम आगे देखेंगे। तो एलिजिबिलिटी की बात करें, यानी कि जो जेडईडी सर्टिफिकेशन है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के तहत, तो जेडईडी सर्टिफिकेशन के लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सभी एमएसएमईज जो कि उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर्ड है वो जो है इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एमएसएमई सस्टेनेबल जेडईडी सर्टिफिकेशन के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जो भी बेनिफिट्स हैं, इंसेंटिव्स अवेलेबल है उसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कौन? All MSMEs registered with the Udyam registration portal will be eligible to participate in MSME sustainable JDD certification and aware related benefit incentives। यहां पर जो है
तीन लेवल का जो है सर्टिफिकेशन लेवल होता है, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। उनकी जो है कॉस्ट अलग अलग है। लेवल है सर्टिफिकेशन लेवल 1, जिसको हम ब्रॉन्ज कहते हैं, जहां पर 8,000 रुपीज का खर्चा आएगा, एमएसएमईज को पे करना पड़ेगा। लेकिन याद रहे कि यहाँ पर बेनिफिट है, इंसेंटिव्स है, यानी सब्सिडी प्रोवाइड हो जाती है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो जाता है। वहीं पर दूसरा लेवल है दैट इज सर्टिफिकेशन लेवल 2, जो कि सिल्वर के नाम से है, 32,000 यहाँ पर कॉस्ट आती है। और थर्ड लेवल है सर्टिफिकेशन लेवल 3 गोल्ड, जिसमें 72,000 रुपीज कॉस्ट आती है। ये जो एबव कॉस्ट है, इसमें कॉस्ट ऑफ वेरिफिकेशन, असेसमेंट, सर्टिफिकेशन, मॉनिटरिंग, टैक्सेस, ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। क्लियर? तो अब बात कर ले बेनिफिट क्या है जेडईडी सर्टिफिकेशन का। तो एमएसएमईज विल बी गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस सब्सिडी फॉर ऑब्टेनिंग फॉर अ जेडईडी सर्टिफिकेशन लेवल, यानी कि जो अभी पीछे आपने तीनों लेवल देखे, इन तीनों लेवल को ही, तीनों लेवल के सर्टिफिकेशन को पाने के लिए एमएसएमईज को यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस सब्सिडी मिलेगी। अब ये जेडईडी सर्टिफिकेशन पाने का एक बेनिफिट ये होगा कि हाँ, इस चीज सर्टिफिकेशन पाने से ये पता चलेगा कि हाँ, इस माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज की प्रोडक्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी का है, जीरो इंपैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे, जीरो डिफेक्ट है इनके प्रोडक्ट में। तो ये बेनिफिट होता है भाई, किसी का सर्टिफिकेशन मिल गया तो क्या होगा, आप एक कस्टमर के माइंड में आता है कि हाँ, इसका प्रोडक्ट अच्छा होगा, तो उसकी सेल भी बढ़ेगी, उसका एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। फ्री 100% सब्सिडी जेडईडी सर्टिफिकेशन फॉर वुमेन ओन्ड एमएसएमईज, यानी कि जितने भी एमएसएमईज हैं जो कि वुमेन ओन हैं, वो वहां पर उनको जो है फ्री यानी कि 100% सब्सिडी जेडईडी सर्टिफिकेशन पे दिया जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंट इन टेस्टिंग सिस्टम प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, यानी कि जो भी टेस्टिंग सिस्टम और प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन में खर्चा आता है, उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो एमएसएमईज को प्रोवाइड किया जाएगा जेडईडी सर्टिफिकेशन के तहत। वहीं पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम भी जो है यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि अगर जो एमएसएमईज हैं जो यहाँ पर जेडईडी सर्टिफिकेशन पा जाएंगी, तो अगर वो कहीं और पे जाके स्टॉल चार्जेस जो भी होता है, वो जो है उनको यहाँ से मिल जाएगा, और 3.5 लाख तक जो है यहाँ पर उनको मिल जाएगा, या फिर जो भी रेंट पे किया होगा उसके अकॉर्डिंग जो है उनको वहां पर सब्सिडी मिल जाएगी, बेनिफिट मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर वो जो है किसी दूसरी कंट्रीज में ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनको एयर फेयर जो है 1.75 लाख तक का जो है वहां पर उनको बेनिफिट मिल जाएगा, मैक्सिमम है। या फिर जो एक्चुअल, अगर जो एक्चुअल है वो 1.75 से कम है तो एक्चुअल मिलेगा, अगर एक्चुअल 1.75 से ज्यादा है तो 1.75 लाख ही वहां पर जो है उनको मिलेगा। यानी कि ये बेनिफिट भी वहां पर दिया जा रहा है कि एमएसएमई के लोग हैं, कहीं पे कोई वर्कशॉप हो रही, कोई प्रोग्राम हो रहा है, वहां पर अपना स्टॉल लगा रहे हैं, या फिर कोई बिल्डिंग उन्होंने रेंट पे ली है, तो उस पे जो है उनको 3.5 लाख का जो है वहां पर उनको बेनिफिट मिल जाएगा, सब्सिडी या फिर जो है वहां पर इंसेंटिव मिल जाएगा। इसी तरीके से कहीं वो बाहर ट्रैवल कर रहे हैं बिजनेस को लेकर, तो 1.75 लाख तक का एयर फेयर का उनका जो है खर्चा वहां पर उनको इस स्कीम के तहत मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट है जेडईडी सर्टिफिकेशन का। क्लियर? तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जेडईडी सर्टिफिकेशन क्या है, ये एक तरीके का जो है स्कीम है जिसके तहत जो एमएसएमईज हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज हैं, उनको सर्टिफिकेशन मिलेगा, उनकी रेटिंग की जाएगी और उनको मोटिवेट किया जाएगा कि वो जीरो डिफेक्ट का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे, और उनका प्रोडक्ट इस तरीके से होना चाहिए कि उसका जो इन्वायरमेंट पे जीरो इफेक्ट हो, यानी नेगेटिव इंपैक्ट की बात की जा रही है, नेगेटिव इंपैक्ट जो इन्वायरमेंट पे पड़ता है वो जीरो हो। क्लियर? उनका प्रोडक्ट का, तो इसके लिए उनको इंकरेज किया जाएगा, उनको मोटिवेट किया जाएगा। जेडईडी के जो प्रैक्टिसेस है उसके लिए उनको जो है कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करनी है, टूल्स यूज करना है, क्या प्रैक्टिसेस हैं जिसके जरिए जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, उसके बारे में उनको वहां पर जानकारी दी जाएगी। क्लियर? तो जो जेडईडी सर्टिफिकेशन है, ये क्वालिटी, सेफ्टी, प्रोडक्शन, क्लीननेस, एनर्जी, इन्वायरमेंट, इन सब के बेसिस पे जो है उनको जेडईडी का सर्टिफिकेशन दिया जाएगा कि जो एमएसएमईज हैं वहां पे क्वालिटी, उनका जो प्रोडक्ट बना है वो क्वालिटी किस क्वालिटी का है, सेफ्टी के मेजर्स क्या है, प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, साफ सफाई है कि नहीं है, एनर्जी है कि नहीं है, एनर्जी के जो यूजेस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, सोलर एनर्जी यूज की जा रही है कि फिर ट्रेडिशनल एनर्जी यूज की जा रही है, एनवायरमेंट पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इन सब के बेसिस पे जेडईडी का सर्टिफिकेशन वहां पर उनको मिलेगा कि वो सिल्वर में आएंगे कि गोल्ड में आएंगे, फिर ब्रॉन्ज में आएंगे। क्लियर? सर्टिफिकेशन प्रोसेस जो है वो डेस्कटॉप असेसमेंट भी होता है और यहाँ पर उनका जो है साइट असेसमेंट भी किया जाता है, यानी कि वहां पर जो है सिस्टम पर बैठकर ही वहां पे असेस कर दिया जाता है, उसके बेसिस पे सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, या फिर साइट पे, यानी कि जहां उनका कंपनी होगी, जहां पे उनका प्लांट होगा, वहां पर जाकर जो है वो विजिट करते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो जो जेडईडी यानी ये जो एमएसएमई की स्कीम है, इसके जरिए ये होगा कि जो एमएसएमईज हैं वो अपने वेस्टेज को रिड्यूस कर सकती हैं। ठीक है? प्रोडक्टिविटी उनकी इंक्रीज होगी, उनके मार्केट में जो है स्ट्रेंथ बढ़ेगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, उनके पास ज्यादा से ज्यादा आईपीआर होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे, वो नए नए प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, नए नए प्रोसेस जो है वो डेवलप कर सकते हैं, और इन सब चीजों के जरिए वो अपने प्रोडक्ट को स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बना सकते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन को अचीव करेंगे। क्लियर?
और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो कहीं ना कहीं फेस कर सकते हैं। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस का बेनिफिट उनको मिलेगा कि उनका प्रोडक्ट जो है वो ग्लोबली जो है compete करेगा, अच्छे अच्छे ब्रांड से, अच्छे अच्छे जो कंपनीज हैं उनसे उनके प्रोडक्ट जो है वो compete कर सकता है। तो ये चीज बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट का स्कीम जो है ये लाया गया था। किसी भी कंट्री की जीडीपी तभी ग्रो करती है जब वहां पर मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा होती है। वहां पर मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो वहां पर बट ऑब्वियस सी बात है कि लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड जो है वो इंप्रूव होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, बाहर की जो कंपनीज है वो मोटिवेट हो, वो जो है इनकरेज हो इंडिया में आकर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, प्रोडक्ट को असेंबल करने के लिए, और साथ ही साथ इंडिया के जो लोग हैं वो जो है इनकरेज हो, वो मोटिवेट हो एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म करने के लिए। इसी के ध्यान में रखते हुए मेक इन इंडिया जो है ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 को बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा। तो नरेंद्र मोदी ने जो है ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया 25 सितंबर 2014 को। क्लियर? तो मेक इन इंडिया नाम से क्लियर रखिए, मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाइए, यानी कि इंडिया को एज अ नेशन डेवलप करने की बात हो रही है जहां पर ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बनाने की बात हो रही है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनिशिएटिव इज टू प्रमोट इंडिया एज द मोस्ट प्रेफर्ड ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन। क्योंकि अगर इंडिया में जो है मैन्युफैक्चरिंग होगी तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग होगी तो कंपनी सेटअप होंगे, प्लांट्स यहाँ पर सेटअप होंगे, ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी और कहीं ना कहीं जीडीपी ग्रो करेगी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो लिविंग स्टैंडर्ड्स भी इंक्रीज करेंगे। इट्स कोर ऑब्जेक्टिव वेयर टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट, encourage innovation and develop world class infrastructure। तो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट का जो इनिशिएटिव था, इसका जो मेन मोटिव क्या था, तो इन्वेस्टमेंट को फैसिलिटेट करना, इनोवेशन को इनकरेज करना और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करना। क्योंकि अगर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो जो इंडिया की कंपनीज हैं, जो बाहर की कंपनीज है, वो इंडिया में आकर जो है अपना प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, अपना प्लांट सेटअप करेंगे, प्रोडक्ट असेंबल करेंगे। तो ये जो मेक इन इंडिया एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू क्रिएट एंड इनकरेज कंपनीज टू डेवलप, मैन्युफैक्चर एंड असेंबल प्रोडक्ट इन इंडिया। ओवरऑल अगर बात करें तो मेक इन इंडिया का मेन मोटिव क्या है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ावा हो, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा से ज्यादा हो, इंडिया के जो लोग हो वो तो मैन्युफैक्चरिंग करे ही करे, बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, बाहर के जो कंपनीज है वो भी इंडिया में अपना प्लांट सेटअप करें और जो है मैन्युफैक्चरिंग करें। जैसे Xiaomi है, MI जो आप नाम जानते हैं, तीनों ने भी जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग जो है फोन का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट कर दिया। फॉक्सकॉन है जो कि एप्पल की मेन मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर है, उसके साथ इंडिया में डेवलप कर रही है। किया जो कार की है, ये भी जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अनंतपुर आंध्र प्रदेश में जो है मिड 2017 में जो है इन्होंने अपना सेटअप किया। तो यानी कि मेक इन इंडिया स्कीम के तहत, इस इनिशिएटिव के तहत इंडिया को जो है इंडिया में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। इस तरीके की जो है यहाँ पर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है जिससे कि जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, उनको सपोर्ट मिल रहा है और यहाँ पर जो है वो आके अपना बिजनेस रन कर सकें। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है और कि ये जो मिशन है, ये जो इनिशिएटिव है, ये डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है इसको लीड किया जा रहा है। क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव की बात करें कि ऑब्जेक्टिव क्या है मेक इन इंडिया का, तो यहाँ को आप इसको समराइज कर सकते हैं कि टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉर न्यू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेवलप द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री बेस इन इंडिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ज्यादा से ज्यादा इंडिया में आए उसको अट्रैक्ट करने के लिए और साथ ही साथ जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है इंडिया में उसको भी डेवलप किया जाए। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव है। इसी तरीके से टारगेट ऑफ एन इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ टू 12 to 14% पर एनम, यानी कि हर साल 12 से 14% का जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ हो, इसके लिए जो है ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव लिया गया है। टू इंक्रीज द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द कंट्रीज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो जीडीपी है इंडिया का, कंट्री का, उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर इंक्रीज करने का जो है यहाँ पर मोटिव रखा गया, ऑब्जेक्टिव रखा गया। टू क्रिएट मिलियन एडिशनल जॉब, बट ऑब्वियसली बात है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करेगा तो बहुत सारी वहां पर जो है HR, ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो जॉब्स भी जो है वहां पर जनरेट होंगे। एंड ओवरऑल टू प्रमोट एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, एक्सपोर्ट भी क्या है भाई, मैन्युफैक्चरिंग खूब सारा होगा तो एक्सपोर्ट भी जो है बाहर कंट्रीज में होगी और चीप प्राइसेस में होगी। जब एक्सपोर्ट सस्ते माल यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे तो बाहर के लोग भी जो है
उसको परचेज करेंगे। तो ये जो है कुछ मेन ऑब्जेक्टिव थे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के। क्लियर? तो यहाँ पर जो है शुरुआत में कुछ सेक्टर्स को जो है स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स को इसमें रखा गया था, सेक्टर्स अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो एरोस्पेस एंड डिफेंस, ऑटोमोटिव एंड ऑटो कंपोनेंट, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस, बायोटेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, टेक्सटाइल एंड अपैरल्स, chemical and petrochemicals, electronic system design and manufacturing, leather and footwear, food processing, gems and jewelry, shipping, railways, construction, new and renewable energy। ये कुछ सेक्टर्स थे जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से इनको मेक इन इंडिया के तहत रखा गया। इसी तरीके से सर्विस सेक्टर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज, ऑडियो विजुअल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन एंड रिलेटेड इंजीनियरिंग सर्विसेज, एनवायरमेंटल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, एजुकेशन सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज भी जो है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत जो है आते हैं। तो अब मेक इन इंडिया यानी कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडिया एक ऐसा नेशन बन के उभरे जहां पर जो है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल हो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। तो इसके लिए जो है 4 चीजों पे फोकस किया गया जिसको हम 4 पिलर्स ऑफ मेक इन इंडिया भी कहते हैं। मेक इन इंडिया के 4 पिलर्स क्या है? न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर और न्यू माइंडसेट। इन 4 चीजों पे जो है ध्यान दिया गया। तो न्यू प्रोसेस यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसका दूसरा नाम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि इंडिया में बिजनेस करना बहुत आसान हो, इस पर फोकस किया गया। क्योंकि जब भारत में बिजनेस करना आसान होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहेंगे, बाहर की कंपनीज भी इंडिया में आकर बिजनेस करेंगी क्योंकि इंडिया में बिजनेस करना आसान होगा। तो ये क्रूशियल फैक्टर होता है फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। द एम इज टू डी लाइसेंस एंड डी रेगुलेट द इंडस्ट्री ड्यूरिंग द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ अ बिजनेस। यानी कि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारी लाइसेंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट का, तो इसकी वजह से लोग जो है किसी भी कंट्री में जाना पसंद नहीं करते हैं। अगर किसी कंट्री में लाइसेंसिंग की प्रॉब्लम ना हो, रेगुलेशन की जब बहुत सारी रेगुलेशन को फॉलो करने की प्रॉब्लम ना हो, तो ऐसे में लोग वहां पर जाकर बिजनेस करना पसंद करते हैं। तो न्यू प्रोसेस, क्लियर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे फोकस किया गया कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको जो है ज्यादा झंझट ना हो बिजनेस करने में भारत में। इसी तरीके से दूसरा जो है यहाँ पर दूसरा जो पिलर है दैट इज न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि भाई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, आईपीआर हो गए और भी डिफरेंट जो है स्मार्ट सिटीज हो गए, इन सब चीजों को डेवलप करने पर फोकस किया गया। द गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन डेवलपिंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स एंड स्मार्ट सिटीज, इंटीग्रेटेड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, हाई स्पीड कम्युनिकेशन टू क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। Innovation and research were supported through streamlined registration system and improved intellectual property right infrastructure. Effort were made to identify industry skill requirement and develop the workforce accordingly. तो यानी कि इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट थी उसको भी डेवलप करने पर फोकस किया गया। क्लियर? क्योंकि भाई जो चीज चाहिए, अब आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए, जो भी मशीनरी चाहिए, जो भी लेबर चाहिए, जो भी फैसिलिटी चाहिए, वो सारी चीजें होंगी तभी तो कंपनीज आएंगी। तो इंडिया में उस चीज को डेवलप करने पर भी फोकस किया गया। तो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी तरीके से था तीसरा न्यू सेक्टर। न्यू सेक्टर यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वॉज सिग्निफिकेंटली ओपनड अप इन वेरियस सेक्टर। यानी कि पहले क्या था कि हर सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता था, लेकिन बहुत सारे सेक्टर्स को ओपन किया गया, या फिर जहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते थे वहां पर लिमिटेड थे तो उसमें जो है लिमिट को और इंक्रीज किया गया। जैसे डिफेंस प्रोडक्शन में, इंश्योरेंस में, मेडिकल डिवाइसेस में, कंस्ट्रक्शन में, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, यहां पर जो है इन सेक्टर्स में जो है ओपन किया गया एफडीआई को। दिस एक्सपेंशन आल्सो इंक्लूडेड ईजिंग एफडीआई रेगुलेशन इन इंश्योरेंस एंड मेडिकल डिवाइसेस, इंक्रीजिंग इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ। यानी कि इस एक्सपेंशन को जो एफडीआई को छूट मिली वो इंश्योरेंस और मेडिकल डिवाइसेस में भी छूट दी गई जिससे कि एफडीआई ज्यादा से ज्यादा हो। तो न्यू सेक्टर्स में भी यहां पर जो है आने का मौका दिया गया बाहर के लोगों को। और साथ ही साथ जो फोर्थ पिलर है दैट इज न्यू माइंडसेट, नए माइंडसेट के साथ। यानी कि पहले क्या था कि गवर्नमेंट जो है एज अ रेगुलेटर काम करते थे, यानी तुम काम करोगे हम तुमको रेगुलेट करेंगे। लेकिन अब क्या है, अब गवर्नमेंट एज अ फैसिलिटेटर काम करना चाहती है ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, डिफरेंट कंपनी के साथ। द गवर्नमेंट एम्ब्रेस अ रोल एज अ फैसिलिटेटर rather than a regulator, partnering with industry to drive the country's economic development. This shift aimed to foster a collaborative environment that supported industrial
इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इनोवेशन। तो जब आप मिलकर गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ मिलकर काम करती है तो ये कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट डेवलप होता है जिससे कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होता है, इनोवेशन को जो है वहां पर इनोवेशन का ग्रोथ होता है। तो ये नए माइंडसेट के साथ काम किया जाना। तो मेक इन इंडिया ये 4 पिलर पे डिपेंड करती है कि प्रोसेस को आसान बनाना, नए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड करना और हाईटेक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, नए सेक्टर में अलाउ करना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, और नए माइंडसेट के साथ कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना, फैसिलिटेटर के रूप में जो है काम करना। इस तरीके से मेक इन इंडिया को वहां पर प्रमोट किया गया। क्लियर? अभी वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट DBR, वर्ल्ड बैंक डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 का आया था, जहां पर इंडिया की रैंकिंग 142 से 63 हो गई थी, 63rd रैंक पे आ गया था इंडिया फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि इतना आसान हो गया था इंडिया में बिजनेस करना। क्लियर? तो कुछ मेजर अचीवमेंट की बात करें मेक इन इंडिया के तहत, तो आपने अभी कोविड-19 का सिचुएशन देखा था जहां पर कोविड-19 की वैक्सीन जो है वो इंडिया में खुद बनाई गई। क्लियर? और साथ ही साथ मेजर एक्सपोर्टर था, मेजर एक्सपोर्टर, इंडिया बिकेम अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ मच नीडेड लाइफ सेविंग वैक्सीन टू मेनी डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया सप्लाइज नियरली 60% of the world vaccine, meaning every second vaccine globally is proudly made in India। तो ये जो है मेजर अचीवमेंट था। इसी तरीके से आप वंदे भारत ट्रेन देख रहे होंगे, इंडिया फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जो कि एक बेस्ट एग्जांपल है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का, जहां पर इंडिया में ही जो है हाई स्पीड सेमी हाई स्पीड ट्रेन को जो है डेवलप किया जा रहा है। और अभी करेंटली देखा जाए तो 51 ट्रेन हैं जो कि ऑपरेशनल हैं इंडियन रेलवेज में, और वो भी ब्रॉड गेज पे जो है काम कर रहे हैं। इसी तरीके से मेड इन बिहार का बूट्स जो है, जूते, वो रशियन आर्मी द्वारा जो है यूज किए जा रहे हैं। मेड इन बिहार बूट्स आर नाउ पार्ट ऑफ द रशियन आर्मीज इक्विपमेंट, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर इंडियन प्रोडक्ट इन द ग्लोबल डिफेंस मार्केट एंड शोकेसिंग द कंट्रीज हाई मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड। इस तरीके से कश्मीर के आपने बैट देखे होंगे, कश्मीर विलो बैट्स हैव बिकम अ ग्लोबल फेवरेट, देयर पॉपुलैरिटी अंडर स्कोर इंडियाज एक्सेप्शनल क्राफ्टमैनशिप एंड इन्फ्लुएंस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। एंड इसी तरीके से इंडिया में जब ये सारी चीजें अवेलेबल हुई तो जो मिलियन ऑफ टॉयज जो है यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाने लगे। इंडिया प्रोड्यूसेस एन इंप्रेसिव 400 मिलियन टॉयज एनुअली विथ 10 न्यू टॉयज बीइंग क्रिएटेड एवरी सेकंड, यानी कि आप ये मान के चलिए कि इंडिया में हर सेकंड कम से कम 10 टॉयज जो है बन रहे हैं। एनुअली 400 मिलियन टॉयज जो है डेवलप किए जा रहे हैं इंडिया में। तो ये कुछ मेजर अचीवमेंट है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के, कि इंडिया में जो है बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल रहा है। और ये जो 4 पिलर थे, इसके साथ साथ कुछ और भी इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी कि PLI स्कीम। ये स्कीम जो है कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज और एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए लाई गई थी। अंडर PLI स्कीम डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज रिसीव फाइनेंशियल रिवॉर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया बेस्ड ऑन अ परसेंटेज ऑफ देयर रेवेन्यू ओवर अप टू 5 ईयर। 5 साल का जो भी रेवेन्यू होगा उसके बेसिस पे उनको जो है जो फॉरेन कंपनीज भी डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं उनको इंडिया में मैन्युफैक्चर करने के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल रिवॉर्ड दिया जाता है इस स्कीम के तहत। इसी तरीके से PM गति शक्ति जो है लॉन्च किया गया। PM गति शक्ति जो है एक तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, जहां पर जो ट्रांसपोर्टेशनल नेटवर्क था उसको डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया गया कि ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। गति शक्ति यानी कि जो है आसानी से जो है फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो है यहां पर प्रोवाइड हो। इसी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स रिफॉर्म जैसे कि GST लेकर लाया गया, जहां पर क्या है कि अब जो है 1 नेशन 1 टैक्स है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे, 200 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट थे जहां पर जो है 28% GST लगता था, उसको रिड्यूस करके 18% GST कर दिया गया, यानी कि टैक्सेशन में भी जो है यहाँ पर छूट दी गई, जिससे कि जो है ज्यादा टैक्स बर्डन ना पड़े ऑर्गेनाइजेशंस पे और ज्यादा उसमें जो है वो उलझे ना, इसलिए 1 नेशन 1 टैक्स पे भी फोकस किया गया। इसी तरीके से द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ $10 billion इंसेंटिव स्कीम टू बिल्ड ए सेमीकंडक्टर डिस्प्ले एंड डिजाइन इकोसिस्टम इन इंडिया, यानी कि इंडिया में ही सेमीकंडक्टर डिस्प्ले और डिजाइन जो है इकोसिस्टम डेवलप हो, उसके लिए $10 billion का इंसेंटिव स्कीम भी जो है गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये क्या है, ये सब ऐसे स्कीम्स है जो कि बढ़ावा देंगे कि आप इंडिया में आइए और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करिए। PM गति शक्ति के अंदर ही है कि ये यहाँ पर एम रखा गया था कि 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और 2 नए डिफेंस कॉरिडोर जो है डेवलप किए जाएं, एक तमिलनाडु में और एक उत्तर प्रदेश में। और इसी तरीके से 4G कनेक्टिविटी जो है तकरीबन हर गांव में जो है 4G कनेक्टिविटी वहां पर मिले। एडिंग 17,000 किलोमीटर टू द गैस पाइपलाइन नेटवर्क इज बीइंग प्लान्ड, यानी कि ये गति शक्ति है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क वहां पर डेवलप करने पर फोकस किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट
डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे, डिफेंस कॉरिडोर बनेंगे और जो है 4G कनेक्टिविटी सभी गांव में होगी, 17,000 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन नेटवर्क जो है बिछाया जाएगा। तो ये सब पीएम गति शक्ति के अंदर आते हैं। तो ये डिफरेंट जो है एक्टिविटीज है, डिफरेंट मेजर प्रोग्राम है जो कि इनिशिएट किए गए, जो कि परफॉर्म किए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा टू सपोर्ट द मेक इन इंडिया, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन कंट्रीज के हो, वो मैन्युफैक्चरिंग करें इंडिया में ही। तो ये जो है पूरा कॉन्सेप्ट है मेक इन इंडिया का। लीन मैन्युफैक्चरिंग, देखिए लीन का मतलब होता है दुबला होना, पतला होना। लेकिन दुबला होना, पतला होने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप स्ट्रांग नहीं हैं, आप मजबूत हैं, आपके पास चर्बी एक्स्ट्रा नहीं है, लेकिन आप स्ट्रांग हैं। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के सेंस में बात करें तो लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि आप कम कॉस्ट में आप क्या कर रहे हो, आप अच्छा प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने की कोशिश करते हो। तो दैट इज़ कॉल्ड लीन मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं आप। क्लियर। तो पहले क्या होता था कि पहले कंपटीशन ज़्यादा होता नहीं था मार्केट में, यानी कि ज़्यादा मैन्युफैक्चर होते नहीं थे। तो वो क्या करते थे, वो प्रोडक्ट बनाते थे और जो भी कॉस्ट आती थी उसमें प्रॉफिट अपना ऐड करके प्राइस फिक्स कर देते थे। क्लियर। जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कम होती थी, कंपटीशन कम होता था। लेकिन धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स मार्केट में आ गए और जो है कस्टमर एजुकेशन बढ़ा, कंपटीशन बढ़ा। तो अब जो है वो जो प्राइस होती है प्रोडक्ट की, वो मार्केट ड्राइवर है, यानी कि मार्केट डिसाइड करता है कि किस प्राइस में प्रोडक्ट परचेज करेंगे, किस प्राइस में प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे। क्लियर। तो अब जो क्या हो गया, अब जो प्रॉफिट कैलकुलेट होता है तो उसका इक्वेशन चेंज हो गया। अब क्या होता है कि प्राइस मार्केट ड्राइवन होती है, तो प्राइस में से कॉस्ट माइनस करते हैं और जो बचता है वो प्रॉफिट हो जाता है। अब सपोज कि कोई कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, 20 रुपए का कोई प्रोडक्ट बना रही है और मार्केट में उसकी प्राइस भी जो है वो क्या चल रही है, 25 रुपए चल रही है। तो उसको क्या हो रहा है, खाली 5 ही रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन उसको 10 रुपए का प्रॉफिट कमाना है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वो प्राइस नहीं चेंज कर सकता, लेकिन वो अपनी कॉस्ट को कम कर सकता है, यानी अपने आप को दुबला कर सकता है, यानी कि कॉस्ट रिडक्शन। तो दैट इज कॉल्ड लीन मैन्युफैक्चरिंग, अपने आप को कम करना, अपनी बॉडी को फिट करना। तो आप अपने कॉस्ट को कम कर लीजिए, सेम प्रोडक्ट बनाइए, सेम आप जो है परफॉर्मेंस दीजिए, लेकिन अपनी कॉस्ट को कम कर लीजिए, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लीन मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट आया। तो यहाँ पे किस चीज पे फोकस किया गया, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि मिनिमाइजेशन, कॉस्ट को कम करने पे फोकस किया गया और अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने पे फोकस किया गया। क्लियर। तो ये दोनों चीजें कैसे हो पाएंगी, जब आप अपने वेस्ट को एलिमिनेट करोगे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में जो भी वेस्टेज होते हैं, तो टोटल 8 टाइप के वेस्ट हैं जो कि हम आगे बताएंगे। तो उन 8 टाइप के वेस्ट को आप जो है एलिमिनेट करिए अपने मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम से और फोकस ऑन एफिशिएंट यूज ऑफ इक्विपमेंट एंड पीपल, यानी कि आपके यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट है, जो भी पीपल हैं, उनका एफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज करिए, जिससे कि आप लीन मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ पाए, यानी कि कम कॉस्ट में ज़्यादा से अच्छा प्रोडक्शन कर सकें। और जब कॉस्ट कम होगी तो आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गया, ए मेथोडोलॉजी दैट फोकस ऑन मिनिमाइजिंग वेस्ट विद इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वाइल साइमल्टेनियसली मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे वेस्ट को मिनिमाइज करना होता है और साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने पे फोकस किया जाता है। वेस्ट, जिसको हम मुद्दा भी कहते हैं, इज सीन एज एनीथिंग दैट कस्टमर डू नॉट बिलीव एट्स वैल्यू एंड आर नॉट विलिंग टू पे फॉर। तो यहाँ पे वेस्ट का मतलब क्या हो गया, जिसे हम मुद्दा कहते हैं, तो वो क्या है, एक ऐसी चीज होती है जो कि प्रोडक्ट में कोई वैल्यू ऐड नहीं करती और जिसके लिए कस्टमर कोई पेमेंट करेगा भी नहीं। क्लियर। तो उसको जो है आपको वेस्टेज को मिनिमाइज करना है और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग में टोटल 8 वेस्टेज हैं, जहां पे जो 7 वेस्टेज हैं, शुरू के 1 2 3 4 5 6 7 जो वेस्टेज हैं वो टाइची ओनो ने दिया था, जो कि टोयोटा कंपनी में फाइंड आउट किया था उन्होंने। तो 7 वेस्टेज उन्होंने फाइंड आउट किया और वहीं पे 8वां वेस्टेज है जो कि अनयूटिलाइज्ड टैलेंट, उसको जो है बहुत सारे ऑथर ने उसको भी 8वां वेस्ट जो है उसको कंसीडर किया। तो पहला वेस्ट है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट यानी कि अननेसेसरी एडिशनल मटेरियल ट्रांसपोर्ट। अब सपोज करें कि आपको जो है किसी जगह पे, एक जगह पे 500 यूनिट ट्रांसफर करने हैं, दूसरी जगह पे 500 यूनिट ट्रांसफर करने हैं, ट्रांसपोर्ट करना है। क्लियर। अब आपका ट्रक जो है जिसके अंदर 1000 की कैपेसिटी है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट करने के लिए 2 ट्रक अलग अलग जगह पे भेज रहे हो। भाई आप एक ही ट्रक दोनों जगह पे भेज सकते हो कि 500 वहां ट्रांसफर किया, उसके बाद फिर दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर दिया 500। तो इस तरीके से जो अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन है, चाहे वो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हो, विद इन दी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे वो बाहर हो, आप उसको जो है अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन को मिनिमाइज करिए। इन्वेंट्री,
फालतू की इन्वेंट्री अपने यहाँ पे मत रखिए। एक्सेस जो है ना, प्रोसेस रिक्वायरमेंट कुछ है, 10 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप अपने यहाँ पे 20 और 30 यूनिट रखे हुए हो, तो ये एलिमिनेट करिए, इस वेस्टेज को एलिमिनेट करिए। मोशन यानी कि बेवजह जो मूवमेंट होता है लोगों का, एम्प्लॉयज़ का, मशीनरी का, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करिए। एनी मूवमेंट ऑफ पीपल दैट डजंट कंट्रीब्यूट एडेड वैल्यू टू द प्रोडक्ट, यानी कि जो फालतू की मूवमेंट्स होती हैं उससे कोई भी एडिशन नहीं होना है प्रोडक्ट की वैल्यू में। तो अननेसेसरी मूवमेंट को ख़त्म करिए, मोशन को ख़त्म करिए। वेटिंग, जैसे कि अनप्लान्ड इक्विपमेंट डाउन टाइम हो गया, अचानक से तेल ख़त्म हो गया, लाइट चली गई, मशीन ख़राब हो गया, तो इस वजह से वेटिंग हो रहा है। तो ये वेटिंग जो हुआ वहाँ पे, यानी कि उतनी देर प्रोडक्शन रुका रहा, उसका भी कोई जो है वैल्यू एडिशन नहीं होता है। तो उसको भी जो है आप एलिमिनेट करने की कोशिश करिए कि वेटिंग वहाँ पे ना हो। ओवर प्रोडक्शन, रिक्वायरमेंट है 10 यूनिट की, आप 20 यूनिट 25 यूनिट बना दे रहे हो, तो ये भी क्या है, एक तरीके का वेस्टेज है, तो इसको भी रिमूव करिए। ओवर प्रोसेसिंग, यानी कि एक प्रोडक्ट आपने बना लिया है और सबसे अच्छा प्रोडक्ट बनाया, लेकिन फिर भी उसको आप अच्छा करने पे लगे पड़े हो और रिफाइन कर रहे हो और एक्सेस इन्फॉर्मेशन उसके बारे में सर्च कर रहे हो, तो ये ओवर प्रोसेसिंग हो गया। तो इसमें भी आपका टाइम जा रहा है, कॉस्ट जा रहा है, तो इसको भी जो है आप मिनिमाइज करिए। वहीं पे डिफेक्ट, अब कोशिश करें कि डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स जो है उसको रिमूव करें, डिफेक्टिव प्रोडक्ट बने ही ना, क्योंकि डिफेक्टिव जितना बनेगा उतना ही टाइम कॉस्ट, उतना ही आपका जो है कॉस्ट और प्राइस भी जो है उसमें लगता है। क्लियर? तो वहाँ पे जो है आपकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। तो डिफेक्ट्स को रिमूव करने की कोशिश करें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अनयूटिलाइज्ड टैलेंट, यानी कि कोई भी ऐसा टैलेंट जो आपके पास हो, चाहे वो इक्विपमेंट के बेसिस पे हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, उसका यूटिलाइजेशन करिए। एम्प्लॉयज़ परफॉर्मिंग अननेसेसरी वर्क व्हेन देयर टैलेंट कुड बी यूटिलाइज्ड इन एक्टिविटीज़ दैट एड ग्रेटर वैल्यू, और नॉट यूटिलाइजिंग एम्प्लॉय क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ एंड फीडबैक इन प्रोसेस, तो वो अनयूटिलाइज टैलेंट हो गया। यानी कि एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता था, लेकिन आप उसको जो है यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो वो अनयूटिलाइज टैलेंट हो गया। तो इस चीज़ को आपको एलिमिनेट करना है। आपको एम्प्लॉय के टैलेंट को फुल यूटिलाइजेशन लेना है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन लेना है, चाहे वो इक्विपमेंट हो, चाहे वो पीपल हो। तो ये लीन मैन्युफैक्चरिंग के 8 वेस्टेज हैं, 8 मुद्दा हैं जिसको आपको जो है एलिमिनेट करना है। क्लियर? तो अलग अलग टूल्स होते हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग के, जैसे कि 5S है, काइजन है, कानबान है, JIT है, पुल सिस्टम है, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस है। तो अलग अलग जो है टूल्स हैं जिसका यूज़ करके लीन मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है। तो इन सभी टूल्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो